I have put the recording on. Okay. So before start of the session, if we introduce ourselves, because we will be together in next 2 months. Okay. तो हम एक दूसरे को अगर जान जाएंगे तो अच्छा रहता है. अपने बारे में सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा बता दीजिएगा, दो दो तीन तीन लाइन. और मैं स्टार्ट करता हूँ. चंचल जी, आपसे थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, इंट्रोडक्शन, और इस कोर्स से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, और आप केपी क्यों सीखना चाहते हो, थोड़ा सा बताओगे? हेलो एवरीवन, मेरा नाम चंचल गुप्ता है. हाँ. हैप्पीली मैरिड. वेरी गुड. आपकी आवाज नहीं आ रही है. सर अब आ रही है? हाँ, अब आ रही है. हैप्पीली मैरिड वुमन विद 2 kids and a husband, हाँ हाँ. and a beginner in astrology learning and वास्तु साइंस. अच्छा. केपी सीखने का पर्पस सर इतना था कि केपी की प्रेडिक्शंस बहुत प्रिसाइज और ऑन पॉइंट मैंने सुनी थी कि काफी इवेंट की हैपनिंग एकदम करेक्ट आप बता सकते हैं. हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक एक्सपेक्टेशन है आपका. So which made me more inquisitive to learn KP. ठीक है, आपका एक्सपेक्टेशन बिल्कुल सही है. तो आपका स्वागत है चंचल जी इस ग्रुप में. थैंक यू सर. हाँ. राखी जी, आपको मैं तो जानता हूँ, पर आप लोगों को भी अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए. हेलो. हाँ हाँ. मैं राखी पालकर में पूना से हूँ. मैं वास्तु कंसल्टेंट हूँ और हीलिंग में भी हूँ. हीलिंग के वर्कशॉप्स लेती हूँ मैं. और वैदिक का एस्ट्रोलॉजी में वैदिक में जितना परफेक्शन यानी आता है, परफेक्शन जो चाहिए वो केपी में, इसलिए मैं केपी सीखना चाहती हूँ. बिल्कुल ठीक बात है, आपने एकदम सही बोला. वैदिक तो एक मदर साइंस है, सब कुछ वैदिक से ही निकला है. पर प्रॉब्लम ये हो जाती है कि वैदिक इतना ज़्यादा वास्ट है, इतना ह्यूज है, पर ये कि पुरानी साइंस होने के कारण ये अनस्ट्रक्चर्ड है. कोई मेथोडोलॉजी नहीं है, कोई स्टैंडर्ड्स नहीं है. कोई कैसे करता है, कोई कैसे करता है. एंड दिस इज ऑल सब्जेक्टिव. वैदिक ना पूरा सब्जेक्टिव है. देर आर सो मैनी रूल्स, सो मैनी डिक्टम्स, and there are some contradictions also, okay, that you have to deal with. तो इन सारे के सारे कॉन्ट्रडिक्शंस को, डिक्टम्स को मेमोराइज करके फिर ना अपने अपनी हम उसको कैसे परसीव कर रहे हैं उसके हिसाब से हम लोग प्रेडिक्शन दे सकते हैं. तो किसी का प्रेडिक्शन कुछ आता है, किसी का कुछ आता है. तो प्रेडिक्शन करना, जो प्रेडिक्टिव पार्ट, उसका बहुत डिफिकल्ट है. जिन्होंने बहुत साल वैदिक में लगा रखे हैं वो ही सिर्फ इसको यूज कर सकते हैं. तो इसके बारे में तो हम बहुत डिटेल में इस कोर्स के अंदर समझेंगे ही. तो आपका चंचल जी, यू आर मोस्ट वेलकम इन दिस कोर्स. राकेश, यू आर मोस्ट वेलकम इन दिस कोर्स. थैंक यू सर. Now I request Latika ji to tell briefly about herself. Yeah, Latika ji, please put your mic on. Sir. Can you hear me now? Yeah. If you speak a bit louder, then it will be great. Hello. Yeah, we can hear you. Yeah, we can hear you. Okay. Namaste, everybody. I am Latika. I am from Kansas, US. And I am not an astrologer, but I am an astrology enthusiast. Watching all the YouTube videos, I used to read a lot about astrology for so long. And Thank you. I have the knowledge of Vedic, KP, little bit everything, some basics. Okay. So I don't have much experience in astrology classes and all. This is my first official class. So I just came across your videos in YouTube, and I find it very interesting and very detailed. That is why I decided to join this course. And as far as I know, I have seen your demo classes and I became very interested. That's why I joined this course. So that is great, Latika ji. It was great to know about you, your background, or your interest in the astrology, and I welcome you in this group of KP Astrology. Thank you, sir. I now request Shalini
to tell something about herself. Hello everyone, I am Shalini Agarwal. I am married and from Delhi. अच्छा, Actually सर मैंने पहले न्यूमरोलॉजी करा फिर एस्ट्रोलॉजी करा. हाँ जब हमने सीखा तो उसके बाद पता चला कि केपी से बहुत प्रिसाइसली बहुत सारी चीजें पता चलती है डे टू डे की. हाँ हाँ तो उसकी वजह से हम लोग केपी में वापस से एनरोल हुए कि हमें केपी सीखना पड़ेगा. नाड़ी से बहुत सारे आंसर्स नहीं पता चलते थे, हाँ हाँ हाँ. इसलिए इस कोर्स में इंट्रोड्यूस हुए सर. बोलो. हाँ तो ये आपने शालिनी हेलो. बिल्कुल ठीक बोला. आपने जो सुना है बिल्कुल ठीक है. केपी के अंदर बहुत कुछ है. जो प्रेडिक्टिव पार्ट है इसका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और बहुत प्रिसाइजली आप बता सकते हो कि ये प्रॉमिस है या नहीं, प्रॉमिस कब फुलफिल होगा, कौन सी दशा भुक्ति के अंतर होगा. फिर ट्रांजिट और गोचर लगा के आप पिन पॉइंट कर सकते हो कि ये किस साल में, किस महीने में और किस दिन ये घटना होगी. तो Yes, दिस sir. इज द ब्यूटी ऑफ केपी एस्ट्रोलॉजी. ओके. जैसे हम और लाल किताब सर हमने सीखा उसके बाद हम लेकिन बहुत सारी चीजों के लिए मतलब हो सकता है हो जाएगा यही बोलते थे. बट देखो, बहुत हाँ शालिनी, द थिंग इज लाल किताब इज, देखो सब साइंस अपने आप में कंप्लीट है. लाल किताब के अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, पर लाल किताब इज आल्सो ए वन स्मॉल पार्ट ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी. ओके. और सर. उसके अंदर जो ये प्रेडिक्शंस जो करने होते हैं ना, नेटिव के बताना कि नेटिव के प्रारब्ध में क्या है, नेटिव के जीवन में क्या क्या घटनाएं होंगी और वो घटनाएं कब कब होंगी, ये सिर्फ वैदिक और केपी के द्वारा ही संभव है और कहीं संभव है ही नहीं. लाल Okay, sir. किताब से तो आप क्या देखोगे, सूर्य दूसरे खाने में तो है, तीसरे खाने में है तो ये होगा, चौथे में होगा तो ये होगा. पर उसको जब टोटलिटी में देखेंगे, अब उसमें लग्न भी खत्म कर दिए, डिविजनल चार्ट खत्म कर दिए, ठीक है. बस के वैदिक का एक छोटा सा पार्ट ले लिया. वैदिक के अंदर भी हम बताते हैं कि कौन सा ग्रह कौन से हाउस में क्या इफेक्ट देता है. उसमें क्या किया कि लग्न को गायब कर दिया, काल पुरुष को लग्न मान लिया और हर प्लानेट को कौन से हाउस में क्या रिजल्ट देगा उसके बेस पे वो ये बताते हैं कि ये है तो ऐसा ऐसा होगा, आप ऐसा ऐसा उपाय करो. सूर्य आठवें में बैठा है, वर्षफल में 8वें में बैठा है तो ये कर दो. अरे भाई घटना क्या होगी, उसकी दशा भुक्ति अंतरा क्या चल रही है, उसको पैसे की हानि होगी या पैसे का लाभ होगा, उसकी नौकरी लगेगी इस दशा पीरियड के अंदर, उसको संतान होगी, विदेश जाएगा, वो बताओ ना. उसको बताने के बाद आप रेमेडी बताओ. अब ये बड़ी जनरलाइज रेमेडी होती है कि सूर्य 8वें स्थान में ये कर दो. अरे भाई सूर्य 8वें स्थान का माल है, पर वो कौन से नक्षत्र में बैठा है, कौन से घर का स्वामी है. देर आर सो मैनी फैक्टर्स विच आर टू बी लुक्ड इनटू. with just ignoring them and just by looking at the sun is sitting in our 8th house तो ये कर दो. तो ठीक है, लाल किताब वालों के अपने बहुत से स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं, पर जब अगर हमें प्रेडिक्शन वाला पार्ट करना है तो यू विल हैव टू कम टू वैदिक. पर वैदिक में प्रॉब्लम ये हो जाती है कि उसमें पढ़ते रहो सालों साल पढ़ते रहो, प्रेडिक्शन नहीं कर पाते. उसके लिए फिर केपी इज कम हैंडी. KP के rules and methodology you apply and then you can reach to the conclusion pretty fast and there too the predictions are very accurate. तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे आए हो. तो I welcome you शालिनी and Yes, sir. wish you the best. Now I invite Nitika to give Yeah. her brief introduction. गुड आफ्टरनून एवरीवन. मैं नितिका अग्रवाल, मैं मैरिड हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं एंड आई एम इनटू दिस साइंस सिंस लास्ट 10 years. आई हैव डन न्यूमरोलॉजी, वास्तु, लाल किताब, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी. My point of learning this KP astrology is to learn the timing of the event. कि अगर मेरा बच्चा स्कूल गया है, 2 बजे आने का टाइम होता है, तो वो 2:30 आएगा कि 2:15 आएगा, क्योंकि वो चीज खाली केपी ही में ही है जो मैंने सुना है, इसलिए मेरा इंटरेस्ट है. हाँ, ये आपने बिल्कुल ठीक सुना है. आपने जो ये एक उदाहरण दिया है कि मेरा बच्चा स्कूल गया है कितने बजे आएगा, ये भी कृष्णमूर्ति पद्धति के द्वारा ही संभव है, किसी और साइंस के द्वारा संभव नहीं है. इवन वैदिक से भी बताना बहुत मुश्किल है, उसकी प्रश्न कुंडली से. नॉट पॉसिबल फ्रॉम वैदिक. पॉसिबल ही नहीं है बल्कि. ओके. पर मैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन दे रहा हूँ. आई एम नॉट 100% रूलिंग इट आउट. ओके. नहीं तो वैदिक के जो पंडित हैं वो बुरा मान जाएंगे. ठीक है.
तो आई एम नॉट रूलिंग इट आउट। अगर कोई बहुत प्रकांड पंडित है, प्रश्न कुंडली से कुछ बता सकता है, पर बहुत मुश्किल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। कोई बहुत पहुंचा हुआ है तो मैं उसको बोल नहीं सकता। केपी के अंदर इसको हम कहते हैं पूर्व निर्धारित घटनाएं। जो अभी आपने बात बोली है ना, इसको हाँ जी। कहते हैं पूर्व निर्धारित घटनाएं। रूलिंग प्लैनेट की सहायता से हम ऐसी घटनाओं के बारे में भी बता सकते हैं जो अभी तुरंत होने वाली हैं। छोटी छोटी घटनाएं भी, बेटा गया हुआ है स्कूल से, कितने बजे लौटेगा, इवन लाइट गई हुई है, कितने बजे आएगी। आजकल तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है, पर पहले छोटे शहरों में लाइट जाना और आना भी एक घटना होती थी। हाँ जो जी। नेवर नो कि लाइट गई है कब आएगी, स्मॉल टाउन्स में। ओके, तो बहुत छोटी छोटी घटनाएं हम बता सकते हैं। तो ये सब हम सीखेंगे। पूर्व निर्धारित घटनाएं हैं, जन्म लगन शुद्धि है, ठीक है, प्रश्न कुंडली होरारी है, और पूरा नेटल चार्ट हम किस तरीके से देखते हैं, दैट ऑल वी विल स्टडी इन दिस कोर्स। ओके, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुचि से बोलूंगा, शुचि अपने बारे में थोड़ा सा बताओ। हालांकि शुचि को तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानता ही हूँ, पर जितने और भी लोग हैं सब एक दूसरे को जाने, इसलिए इंट्रोडक्शन का पर्पज है। तो थोड़ा सा अपना बताइए शुचि। Hello everyone, I'm Chachi. I reside in Delhi. I'm married with 2 kids. मैंने सर से ही वास्तु की हुई है, मेगा वास्तु, एस्ट्रोलॉजी करी हुई है, नाड़ी करी हुई है। सर को मैंने बताया हुआ है कि नाड़ी हमने करी हुई है, लेकिन हम केपी इसलिए कर रहे हैं आगे क्योंकि हम नाड़ी में एक स्पैन ऑफ टाइम बता सकते हैं किसी इवेंट के हैपनिंग का, बट हम डे और डेट प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, उसकी एक्यूरेसी नहीं बता सकते। जो हम लैग कर रहे हैं कि वो एक्यूरेसी ऑफ टाइम प्रोमिसेस जो हम प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं। शादी है तो हम एक स्पैन ऑफ टाइम में बता रहे हैं कि 6 महीने में शादी हो जाएगी, 8 महीने में, लेकिन हम ये नहीं बता पा रहे हैं कि इस वीक या इस डे को शादी हो सकती है। हाँ हाँ, एक्यूरेसी प्रिडिक्ट करने के लिए हम सर से पढ़ रहे हैं। बिल्कुल ठीक बोला। हाँ हाँ सर नाड़ी एस्ट्रोलॉजी क्या है सर? सर अरे नाड़ी एस्ट्रोलॉजी क्या है? राखी, नाड़ी भी एक एस्ट्रोलॉजी है। जैसे आपने वैदिक होता है ना, तो वैदिक हाँ। की डिफरेंट ब्रांचेस हैं। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब वैदिक एस्ट्रोलॉजी फैलती ना शुरू हुई ना, साउथ में चली गई, ईस्ट में चली गई, वेस्ट में चली गई, तो वहाँ के लोकल जो भी सेजिस थे, ऋषि मुनि थे, उन्होंने भी वहाँ पे उस पर रिसर्च करी, तो एक अलग अलग साइंस डेवलप हो गई। कोई नाड़ी हो गया, कहीं पे रमल हो गया, है ना, कहीं एक भृगु भृगु संहिता हो गई। इस तरह से बहुत सारी चीजें अलग अलग जगह पे डेवलप हो गई, पर सबका जो सोर्स है वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है। इवन जो कृष्णमूर्ति पद्धति हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, उसका भी एक बहुत बड़ा सोर्स वैदिक ही है। पर वैदिक में इसमें हम देखेंगे केपी में, इट इज नॉट ओनली जस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय वैदिक। इसके अंदर वी हैव कृष्णमूर्ति जी हैज टेकन द बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ वैदिक, द बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ नाड़ी, द बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी। तो ये तीनों चीजों का एक समागम है, फ्यूजन है, और ये बहुत ब्यूटीफुली काम करता है प्रेडिक्शन करने के लिए, और इवेंट जो होने वाला है उसका टाइमिंग बताने के लिए। ठीक है, तो ये आप राखी धीरे धीरे समझोगे। आजकल लोग केपी को नाड़ी पढ़ाने वाले केपी कह के पढ़ाते हैं, बहुत तरह तरह की भ्रांति फैलाई हुई है, तो उसका भी मैं पूरी तरह से खंडन करता हूँ। भाई नाड़ी पढ़ा रहे हो तो ये बोल के पढ़ाओ कि मैं नाड़ी पढ़ा रहा हूँ, और फिर नाड़ी के रूल्स पढ़ाइए। आजकल वो देखते हैं कि केपी इज गेटिंग मोर पॉपुलर बिकॉज ऑफ इट्स एक्यूरेसी, तो वो क्या कर रहे हैं, नाड़ी को भी कह देते हैं केपी पढ़ा रहे हैं, केपी पढ़ा रहे हैं, और उनको सारे नाड़ी के रूल बताते हैं। जबकि नाड़ी केपी से थोड़ी सिमिलर तो है, बट स्टिल उस जो केपी है फिर भी वो डिफरेंट है, क्योंकि उस पर वैदिक को भी साथ लेके चलते हैं केपी के अंदर। ओके, तो वो एक सेपरेट इशू है, बट मैंने आप लोगों के नोटिस में इसलिए लाया कि इस तरह की मेल प्रैक्टिसेस बाजार के अंदर हो रही हैं। ठीक है, आपका रुचि शुचि बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, चेतन अपने बारे में बताओगे थोड़ा? चलिए ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं। अरुण वर्मा जी, हाँ जी विल सर, यू टेल नमस्कार समथिंग जी। अबाउट यू? Sir, I just retired from the corporate ओके, last year, and I am plus 68.
तो मैं जस्ट एज टू लर्न समथिंग न्यू आई थॉट कि आई शुड, इसका नाम बहुत सुना था कि केपी एस्ट्रोलॉजी इज वेरी गुड साइंस एंड यू कैन प्रेडिक्ट थिंग्स. हाँ हाँ So as a hobby, I'm trying to learn it and implement in my it amongst the circle, so ओके that ओके I can go for the advanced course subsequently if I'm able to follow or understand the things easily from your under your guidance. Sir. ठीक है वर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है. धन्यवाद अब सर. हम लोग अपना कोर्स को शुरू करते हैं. तो आई एम शेयरिंग माय प्रेजेंटेशन. थोड़ी सी आवाज कम आ रही है, तो इसके लिए क्या करूं? Can you all see this presentation opening? Yes sir. Okay. Can you see Ganesha ji? Yes sir. Okay okay. देखो ये डेमो का स्लाइड है, तो यू इग्नोर डेमो. ओके. देखिए केपी ज्योतिष विद्या के अंदर जो गणेश भगवान है, इनकी ब्लेसिंग बहुत ज्यादा आवश्यक है. गणेश भगवान के जो कृष्ण मूर्ति जी हैं वो भी बहुत बड़े डिवोटी थे. बहुत सारे जो ब्रेक थ्रू जो मिले हैं कृष्ण मूर्ति जी को, वो उन्होंने गणेश जी की आराधना करके ही उनके दिमाग में वो स्ट्राइक किए हैं. और ऑकल्ट साइंस का अगर आप बोलोगे कि हु इज द ईस्ट देव ऑफ ऑकल्ट साइंस, ओके, सम पीपल विल से कि ये जुपिटर है. अगर प्लैनेट की बात करोगे, सम पीपल विल से जुपिटर, सम पीपल विल से मर्क्यूरी. पर ऑकल्ट साइन के जो डीटी हैं, इट इज गणेशा. ओके. देन अथर्ववेद, हमारे 4 वेदास हैं, एवरीबॉडी नोज. उसके अंदर जो अथर्ववेदा है, अथर्ववेदा से ही ज्योतिष की सारी रेमेडीज, सारे तंत्र मंत्र, सारे सॉल्यूशन, सारे यंत्र बनाने की विधि, ठीक है, सब कुछ अथर्ववेद से निकल के आता है. जितने भी आप लोग देखते हो कि सूर्य के लिए ये करो, चंद्रमा के लिए ये करो, शनि का यंत्र बनाओ, ठीक है ना, एवरीथिंग इज ड्रिवन और टेकन फ्रॉम अथर्ववेदा. ओके. अथर्ववेदा के जो ईष्ट देव हैं वो भी गणेश जी हैं. ज्योतिष विद्या के जो विद्यार्थी हैं या ज्योतिष में जो पारंगत होना चाहते हैं, those who master the science, those who master the divine science of astrology, vastu, they must take blessings of Ganesha. गणेशा की स्तुति और प्रार्थना करके हम ऑकल्ट साइंस में सफलता की सीढ़ियों पे चढ़ सकते हैं. क्योंकि देखिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी, ये जो एस्ट्रोलॉजी की साइंस है, ये प्योर फिजिक्स और केमिस्ट्री वाली साइंस नहीं है. ये रूल्स हमने समझ लिए और उसको अप्लाई कर दिया और रिजल्ट आ गया. कि मैथ्स में होता ना, एक फॉर्मूला है, यू पुट द वैल्यूज इन द वेरिएबल्स और आपको आंसर मिल जाएगा. एवरी टाइम यू पुट द वैल्यूज यू विल गेट द सेम आंसर. बट हियर देयर इज वन डिसिमिलैरिटी. ओके. इन वैदिक, इन एस्ट्रोलॉजी आपको सारे रूल्स तो पता होने ही चाहिए, सारा प्रोसेस तो पता ही होना चाहिए. उसके बिना तो कुछ भी प्रेडिक्ट करना संभव नहीं है. पर उसके बाद भी जिस नेटिव की इंट्यूशन स्ट्रांग होती है, जो ज्यादा से ज्यादा डिवाइन के साथ कनेक्ट हो सकता है, द पर्सन हु कैन ओपन द चैनल विद ऑलमाइटी, विद गॉड, द पर्सन हु कैन कनेक्ट टू द यूनिवर्स, द पर्सन हु डू मेडिटेशन, उनकी एस्ट्रोलॉजी में परफेक्शन आता है. बिकॉज इट इज ए डिवाइन साइंस. ठीक है. जब तक बंदा इंट्यूटिव नहीं होगा,
जब तक वो ऐसा नहीं होगा कि वो आंखें बंद करे और वो कनेक्ट हो जाए ऑलमाइटी से, यूनिवर्स के साथ, जब तक उसकी प्रेडिक्शन में परफेक्शन नहीं आएगा। ही में प्रेडिक्ट he may predict the thing 70%, 80%, 82%, but he will never exceed 90% अगर जस्ट फॉर्मूला लगा के और हम सोचेंगे कि हमारी एस्ट्रोलॉजी का प्रेडिक्शन सही आ जाए। रूल्स और रेगुलेशन के अलावा मैं तीन चीजों को बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ किसी भी एस्ट्रोलॉजर के लिए, कि वो देखे कि देश, काल और पात्र, किस देश के लिए वो एस्ट्रोलॉजी कर रहा है, किस देश के नागरिक के लिए, किस काल में कर रहा है। मतलब अब 21st सेंचुरी, 20th सेंचुरी, सन 1000, वो किस काल में कर रहा है। हर काल में डिफरेंट रूल्स होते हैं। और पात्र, किस किस पात्र के लिए कर रहा है, किस नेटिव के लिए कर रहा है, इस सब को निगाह में रखना जरूरी होता है। दूसरा फैक्टर मैं मानता हूँ कॉमन सेंस। कभी भी कॉमन सेंस से फोकस नहीं हटाना चाहिए। सामने वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, कॉमन सेंस लगा के बहुत सारी चीजें तो हम वैसे ही फिल्टर आउट कर सकते हैं। जैसे कोई आपके पास आया 38 साल की उम्र में, मेरी शादी कब होगी? अरे फिर 38 से पहले की दशा अंतरदशा से क्या लेना देना? 38 साल का व्यक्ति है, कब तक उसकी शादी होगी? कब तक शादी होगी शालिनी? 38 साल का व्यक्ति, युवती आई कहती है मेरी अभी तक शादी नहीं हुई, आप बताओ कब तक उसकी शादी होगी? जस्ट बाय कॉमन सेंस। मैक्सिमम 40 तक ट्राई कर सकते हैं, उसके बाद तो नहीं, वे मतलब कहेंगे तो हमको तो अपने उसके आने वाले 4-5 साल से मतलब है ना। यस। तो अगले 4-5 इयर्स में वी विल सी कि क्या दशा भुक्ति अंतरा चलेगी। आर दोस प्लैनेट गिविंग हर मैरिज? आर तो दोस और आर दोस प्लैनेट डिनाइंग हर द मैरिज? अगर अगले 4-5 साल में भी डिनाइल चल रहा है तो वी विल सी, चलो 50 साल तक देखते हैं। सपोज 44 इयर्स में देयर इज दशा, वन न्यू दशा स्टार्ट्स एंड इट स्ट्रांगली फेवर्स द मैरिज, तो हम कह देंगे भाई 44 इयर्स में होगी, यू विल हैव टू वेट अनदर 5 इयर्स। ओके, तो बहुत ज्यादा आगे पीछे जाने की जरूरत ही नहीं है ना। तो यस ये सर। कॉमन सेंस भी लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इतने, मैं कहता हूँ बहुत सारे क्वेश्चन तो जस्ट बाई कॉमन सेंस हो जाते हैं। यस एक और सर। हिंट देता हूँ, जब आपके पास कोई आता है ना किसी क्वेश्चन के लिए, तो उसका प्रोसेस ऑलरेडी यूनिवर्स में चालू हो चुका है। उसमें प्रॉमिस देख देख के दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। सपोज समबडी कम्स टू यू कि सर मेरा प्रमोशन होगा या नहीं, तो ही मस्ट बी सेंसिंग हिज प्रमोशन इन द ऑफिस, जब भी तो आपके पास आएगा ना। आइदर ही इज एक्सपेक्टिंग हिज प्रमोशन और he has heard from somewhere कि promotions are happening, he may be curious कि मेरा नाम उस लिस्ट में है या नहीं, तभी तो आएगा ना। तो यस। आप जो है बस करंट क्वेश्चन को देख के और जस्ट बाय अप्लाइंग सम कॉमन सेंस, योर रूल्स, योर डिविनिटी, योर इंट्यूशन, यू कैन आंसर द क्वेश्चन। पर हर बार हम पूरे एक रूल्स एंड प्रोसेस और इसके थ्रू जाएंगे तो आप देखोगे मेहनत तो करोगे, रिजल्ट नहीं आएंगे। इसके बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो लेट अस स्टार्ट आवर सेशन विद द ब्लेसिंग ऑफ लॉर्ड गणेशा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभः, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताता हूँ, आप लोगों ने बताया। मैं डायरेक्टर हूँ वारामी स्कूल ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु साइंस का, ये मेरे नंबर्स हैं। और मैं तो यहाँ पर पढ़ाता हूँ मेनली, आई टीच वास्तु शास्त्र, जो कि मेगा वास्तु के नाम से पॉपुलर है। एस्ट्रो वास्तु का कोर्स मैं कराता हूँ विच इज आल्सो गेटिंग वेरी पॉपुलर। इंडस्ट्रियल कमर्शियल वास्तु आई डू। देन केपी एस्ट्रोलॉजी विच यू जस्ट हैव जॉइंड। वैदिक एस्ट्रोलॉजी का कोर्स हमारा, ये मैं करता हूँ अपनी टीम के साथ, क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी थोड़ा बड़ा कोर्स है। न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग और क्रिस्टल हीलिंग में देयर आर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स विच आर एसोसिएटेड विद माय इंस्टीट्यूट, वो पढ़ाते रहते हैं। और मेडिटेशन और योगा पे मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देता हूँ, क्योंकि मेरा मानना ऐसा है कि सफल ज्योतिष बनने के लिए हमको अच्छा मेडिटेशन करना आना चाहिए। हमको अपनी इंट्यूशन डेवलप करनी चाहिए। अगर हमको एक प्रोफेशनल, पहुंचा हुआ, टॉप लेवल का एस्ट्रोलॉजर बनना है, ऑर्डिनरी एस्ट्रोलॉजर बनना है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है।
बट इफ यू वांट टू बिकम अ ट्रू नेशनल लेवल ग्लोबल एस्ट्रोलॉजर तो मेडिटेशन आना ही चाहिए। फॉर्चुनेटली देखो, सम पीपल आर ब्लेस्ड, दे आर born विद हाई इंट्यूशन, ओके, बट कुछ लोगों की इंट्यूशन इतनी नहीं होती है, तो फॉर्चुनेटली वी कैन डेवलप आवर इंट्यूशन कॉन्शियसली बाय डूइंग मेडिटेशन डेली, से सिटिंग इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। धीरे धीरे मेडिटेशन करोगे, आपकी इंट्यूशन बढ़नी शुरू हो जाएगी, जिसको सिक्स्थ सेंस कहते हैं, ओके। जितनी हमारी मेडिटेशन करेंगे, जितना हमारा इंट्यूशन पड़ेगा, आप देखोगे एस्ट्रोलॉजी विल बिकम इजियर एंड इजियर फॉर यू, ओके। तो मैं जनरली हर कोर्स के अंदर एक क्लास फ्री करा देता हूँ मेडिटेशन की, ठीक है। तो आप लोगों का भी मैं कोशिश करूंगा एक एक्स्ट्रा सेशन कराऊंगा मेडिटेशन का, ओके। विल यू बी हैप्पी, विल यू बी हैप्पी मेडिटेशन के लिए? Yes, sir. Yes, sir. इसका मैं एक सेशन कराऊंगा। Yes, sir. और वास्तु और एस्ट्रोलॉजी का कंसल्टेशन भी मैं देता हूँ। इसके अलावा क्योंकि मेरी बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की रही है और वास्तु भी मैं एक तरह से पैशन था ऑकल्ट साइंस का बचपन से ही, तो यूजिंग माय एक्सपर्टाइज इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्लस माय नॉलेज इन वैदिक एंड मॉडर्न वास्तु, आई हैव प्रोड्यूस दिस प्रोडक्ट वास्तु टेक, ओके। इट इज कंप्लायंट टू वैदिक वास्तु प्लस मॉडर्न वास्तु, ओके। तो इसके अंदर कोई भी वास्तु कंसल्टेंट इस सॉफ्टवेयर को यूज करता है। पहले क्या होता था, वास्तु कंसल्टेंट को जाना पड़ता था ऑटोकैड इंजीनियर्स के पास, जैसे अपने बिल्डिंग का उसको ग्रेडिंग करानी है, 16 ग्रेड कराने हैं, 32 ग्रेड कराने हैं, ओके। फिर उनको बार चार्ट खुद बनाना पड़ता था, ब्रह्म नाभि निकालनी है, ब्रह्म स्थान निकालना है, मैनुअली करना, इट इज वेरी टीडियस, वेरी कम्बरसम। और जब आप कोई भी काम हाथ से करोगे तो ह्यूमन एरर होने के चांसेस तो होते ही होते हैं। फिर कुछ गलत हो गया तो अगेन यू हैव टू रीडू ऑल द थिंग्स अगेन। ऑटो कैड इंजीनियर्स में आपके क्लाइंट ने कह दिया भाई सबमर्सिबल पंप यहाँ तो लग ही नहीं सकता, यहाँ लगाओ, या ये किचन इधर तो सर बन नहीं सकती, ये प्रॉब्लम है, इसको यहाँ नहीं बनाऊंगा, इधर अब मुझे बेस्ट सेकंड बेस्ट लोकेशन बताओ। फिर आप डिजाइन में ट्वीकिंग करोगे, देन अगेन यू विल हैव टू गो बैक टू द AutoCAD इंजीनियर। So again and again you will have to spend all your effort and time and money, okay, and then आपकी डिपेंडेंसी भी रहेगी AutoCAD इंजीनियर्स पे। वास्तु टेक सॉफ्टवेयर इज एक्सक्लूसिवली डिजाइन फॉर वास्तु एनालिसिस फ्रॉम एंड टू एंड, ओके। तो आप खुद ही बैठ के सारा का सारा कुछ कर सकते हो, अब आपकी किसी AutoCAD इंजीनियर्स पे डिपेंडेंसी नहीं है। और वैसे भी AutoCAD वाला जो टूल है वो तो एक मैकेनिकल टूल है, वो तो ग्रिडिंग के लिए आप यूज कर सकते हो, पर वो वास्तु एनालिसिस के लिए यूज करने में फिर उसकी लिमिटेशन आ जाती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द वास्तु टेक सॉफ्टवेयर। ये कुछ कोर्स हैं, ये 1 मिनट में आपको बता देता हूँ। मेगा वास्तु तो कोर्स ऑलरेडी शुरू हो चुका है, 5-6 लेक्चर निकल गए। एक पाराशरी महावास्तु में शुरू कर रहा हूँ, 6 महीने का कोर्स है। इसकी क्लासेस सिर्फ सैटरडे और संडे को होंगी, तो ये 24 से 3 दिन बाद ही शुरू हो रहा है। सैटरडे संडे इसकी क्लासेस होंगी, 6 महीने का होगा। प्रॉब्लम क्या है, लोग पाराशरी कोर्स करते हैं, 4-4 साल तक पढ़ते रहते हैं 5-5 साल, उसके बाद भी प्रेडिक्शन नहीं कर पाते। आप पूछोगे जी आप 5 साल से कर रहे हो, क्या करा, बोलेंगे फलदीपिका पढ़ ली, भरत पाराशर होरा शास्त्र पढ़ लिया, सत्यात रत्नाकर पढ़ लिया, दुनिया भर के ग्रंथ पढ़ लिए, पर उनसे बोलो प्रेडिक्शन करने को तो उनको प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ये जो हम पाराशरी कोर्स है, इसको मेरा पर्पज ये है कि 6 महीने बाद प्रेडिक्शन कर सकें वैदिक एस्ट्रोलॉजी को। तो मेमोराइजिंग और रट्टाफिकेशन पे ध्यान कम है, रूल्स और कॉन्सेप्ट फोकस्ड होगा कि कॉन्सेप्ट अप्लाई करो और यू कैन डू द प्रेडिक्शन। तो ये उन लोगों के लिए है जो एस्ट्रोलॉजी में डीप जाना चाहते हैं। तो ये 6 महीने का कोर्स है। AP का तो मेरा 6 जुलाई से एक चल रहा था, पर ऑन स्पेशल डिमांड कुछ लोगों की चीज जो दिन में ही करना चाहते हैं, उसके लिए मैंने आज से ये नया कोर्स इंट्रोड्यूस करा है। और एक फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का कोर्स शुरू करूंगा मैं अगस्त के लास्ट में। ये पूरा निफ्टी, बैंक निफ्टी, फॉरवर्ड ट्रेडिंग, सोना कब उछलेगा, चांदी कब गिरेगी, फार्मास्यूटिकल के शेयर खरीदूं या सीमेंट के शेयर खरीदूं, है ना,
कौन सी कमोडिटी के शेयर खरीदूं, तो ये प्योर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी है। इट इज बेस्ड ऑन मंडेन एस्ट्रोलॉजी। SBC चक्र आपने सुना होगा, उसके ऊपर बेस्ड है। और कृष्णमूर्ति पद्धति जो आप सीख रहे हो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है आजकल। KP एस्ट्रोलॉजी अपने आप में इंडिपेंडेंटली तो एक स्ट्रॉन्ग आपके पास एसेट आ ही जाएगा, जिससे कि आप प्रेडिक्शन कर सकते हो। बट नाउ KP इज एस्ट्रोलॉजी अलोंग विद वास्तु आल्सो। तो जो एस्ट्रोलॉजी और वास्तु का जो इंटरफेस होता है, मतलब वास्तु और वो वास्तु को, बिल्डिंग के वास्तु को नेटिव की कुंडली के साथ हम कैसे जोड़ें, उसका इंटरफेस कैसे बने, वो भी हम लोग आजकल अब KP एस्ट्रोलॉजी से करते हैं। तो KP एस्ट्रोलॉजी जब वास्तु से लिंक हो जाता है एस्ट्रो वास्तु के थ्रू, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेमेडीज और सॉल्यूशन देता है। मतलब किसी का इमीडिएट प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए KP एस्ट्रोलॉजी व्हेन इट इज कनेक्टेड विद वास्तु, इट गिव अमेजिंग रिजल्ट। किसी का पैसा फंसा हुआ है, तो मेरे पास फोन आते हैं कि मैंने 5 करोड़ रुपया फंस गया, मैंने इन्वेस्ट किया था, वापस नहीं आ रहा। मैंने मैंने फैक्ट्री से माल बना के सप्लाई कर रखा है, फैक्ट्री वाले चक्कर लगवाते रहते हैं, पैसा नहीं देते। नौकरी छूट गई, लगी नहीं रही 2 साल से, तो उसका इमीडिएट रिलीफ कैसे मिले, in that this astro vastu helps the native very much. Okay, so this is all the courses which are going to start this month and the next month. So this was all about me. Now we start for which we all have collected here, which is KP astrology. तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, एस्ट्रोलॉजी क्या होता है। एस्ट्रोलॉजी पढ़ तो रहे हैं, पर है क्या एस्ट्रोलॉजी, सबका अपना अपना अलग परसेप्शन है। व्हाट इज KP एस्ट्रोलॉजी, और ये ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी से क्यों डिफरेंट है, और वैदिक एस्ट्रोलॉजर्स को KP क्यों करनी चाहिए, और जो नए लोग हैं जिनको अभी एस्ट्रोलॉजी में, दोज हु आर पुटिंग देयर फर्स्ट स्टेप इन द वर्ल्ड ऑफ एस्ट्रोलॉजी, व्हाई शुड दे स्टार्ट देयर जर्नी फ्रॉम KP एस्ट्रोलॉजी। ओके, दैट आल्सो वी विल डिस्कस। आपको कुछ बुक्स बताऊंगा, जोडियक एंड सोलर सिस्टम के बारे में हम लोग समझेंगे, और डिवीजन ऑफ राशि एंड नक्षत्र, यहाँ तक मैं ट्राई करूंगा आज कर लूं। सबलॉट थ्योरी, इसको हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे, क्योंकि दिस आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद फ्रेश माइंड। ओके, देखो ज्योतिष क्या होता है, इतना बड़ा ज्योतिष शास्त्र है, बड़ी खूबसूरती से पाराशर जी ने एक ही लाइन में लिख दिया है। ज्योतिष सूर्यादि ग्रहणाम बोधक शास्त्रम, मतलब जब नेटिव पैदा हुआ है, जब जातक ने जन्म लिया है, उस टाइम सौर मंडल में जोडियक के अंदर सूर्य आदि 9 ग्रह कौन से नक्षत्र में स्थित है, कौन से राशि में स्थित है, उनकी स्थिति, उनकी पोजीशन के अनुसार उस नेटिव क्या प्रारब्ध लेके आया है, अपने पास्ट कर्मास के हिसाब से उसको इस लाइफ में क्या पनिशमेंट मिलना है, मतलब क्या दंड मिलेगा, क्या उसका बैड टाइम आएगा, और उसके पास्ट कर्मास के हिसाब से व्हाट ऑल रिवार्ड और गुड टाइम ही इज गोइंग टू हैव इन दिस लाइफ। जो अच्छे कर्मास किए हैं उसको अच्छा रिजल्ट मिलेगा इस लाइफ में, पर वो कब मिलेगा। कुछ उसने जो बुरे कर्मास किए हैं उसका इस प्रारब्ध में, इस जिंदगी में जो उसके सेलेक्टेड कुछ बैड कर्मास हैं, इस वाली स्पैन ऑफ लाइफ में उसको क्या दंड मिलेगा और कब मिलेगा, ये जानना ही ज्योतिषी है, ये जानना ही एस्ट्रोलॉजी है, कि ग्रहों की स्थिति के अनुसार हम नेटिव को बता दें कि उसकी आने वाली घटनाओं में कब कब क्या क्या घटना होगी, वो अच्छी होगी बुरी होगी, इसी को डिकोड करना एस्ट्रोलॉजी है। या इसके अलावा भी कुछ और समझते हैं हम एस्ट्रोलॉजी से, कोई बताए। इसके अलावा किसी और की कोई डेफिनेशन है। सर एस्ट्रोलॉजी करने के बाद हमें ये पता चल जाता है कि हम बहुत कुछ लेकर आए हैं और उसकी वजह से ही सब कुछ हो रहा है, हम दूसरों को ब्लेम करना बंद कर देते हैं सर। ये तो ये तो बहुत ही अच्छी बात बोली आपने।
ये तो मतलब ये तो ऐसा सेंटेंस है, ये अगर समझ में आ जाए ना, बस आप तो ये समझो मोक्ष मोक्ष की प्राप्ति से 2 कदम दूर हो शालिनी। नहीं ऐसा नहीं है, मतलब सर इसके बाद ये समझ में आया था कि हमारी वजह से ही हो रहा है और हम ही लेकर आए हैं जो कुछ लेकर आए हैं। सब कुछ है, सब कुछ हम लाए हैं, हमारे बैड कर्मा, हमारे गुड कर्मा, ओके, सब कुछ हमारे कर्मा के हिसाब से चल रहा है। जो बैड कर्मा हमने करा है उसका एक पनिशमेंट मिलेगा। उससे भगवान राम भी नहीं बचे थे, उनको भी वनवास में जाना पड़ा था 14 साल के लिए। और भगवान श्री कृष्ण को भी कितने सारे श्राप अपनी जिंदगी में, जब वो मनुष्य योनि में पैदा हुए तो मानव जीवन के हिसाब से उनको भी सारे पनिशमेंट से गुजरना पड़ा था। उसका कोई एस्केप ही नहीं है, कोई ओके, भी प्रारब्ध को नहीं बदल सकता। तो सर फिर हम रेमेडीज क्यों बताते हैं कि रेमेडीज करने से इम्पैक्ट कम हो जाएगा? रेमेडी तो फ्री विल है, रेमेडी फ्री विल है। अब आप ये बोलो कि मेरे प्रारब्ध में है, कार के सड़क के बीच में खड़े हो जाओ, मेरा तो प्रारब्ध है, मैं जब बचना होगा तो सामने वाली कार वाला अपने आप बचाएगा, तो वो फ्री विल साथ में आती है। देखो, जब आप बाहर जाते हो तो जब आप बाहर जाते हो तो मौसम विभाग वाले आपको बताते हैं ना कि आज बारिश होगी। यस सर। अब आपकी फ्री विल है कि आप छाता लेके जाओ और बारिश से बच जाओ, या फिर बोलो कि मैं तो भीगूंगा बारिश में, मैं तो बारिश में भीगूंगी आज। तो ये तो ओके, आपकी फ्री विल है ना, ठीक है। तो आप किसी की परेशानी चल रही है तो उसकी फ्री विल है वो रेमेडी लेके ठीक कराए। जैसे कि जब कोई बीमार पड़ता है तो वो ये थोड़ी बोलेगा कि भाई मैं बीमार पड़ गया, मेरे कर्मास हैं, ठीक होना होगा तो ऐसे ही हो जाऊंगा। उसका फ्री विल है, वो दवाई ले और ठीक हो। नेचर इज गिविंग हिम और हर चांस। उसको दंडित कर दिया उसने कोई, देखो साइकिल चुराने पे तो किसी को फांसी ही नहीं होगी, या होगी? सर पर मतलब सर मैंने ये फील करा है कि अगर किसी को दवाई लेके ठीक होना लिखा होगा उसके एस्ट्रोलॉजी में तभी वो ठीक होगा, अदरवाइज वो दवाई भी नहीं लेगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही, आपको बहुत अच्छा ज्ञान है। दवाई भी जब ही लगेगी जब उसका अदृढ़ प्रारब्ध है, मतलब उसका प्रारब्ध ऐसा है कि उसका पनिशमेंट ये था कि उसको बीमार होना है। मतलब उसने कोई छोटा कोई बैड कर्मा करा है, बट मे भी बहुत बड़ा बैड कर्मा नहीं करा है, तो वो बीमार हो गया, बस नेचर ने उसको इतनी पनिशमेंट दी और वो ठीक हो गया। जो दृढ़ प्रारब्ध है, जो दृढ़ प्रारब्ध है, उसको चेंज ना दवाई कर सकती ना रेमेडी कर सकती। ओके सर। ओके, सर बट कभी हाँ, कभी नहीं, मतलब पूछने आते हैं पर कर नहीं पाते हैं। कर ही नहीं सकते। अरे डॉक्टर के पास एक ही डॉक्टर है, एक ही बीमारी है, 100 पेशेंट आए, क्या वो 100 को ठीक कर देता है? 100 में सर से 70-80 को ने ठीक कर दिया, दवाई लग गई, 10 को नहीं लगी ना दवाई। या उसका प्रारब्ध खराब होगा, वो कहेगा ये डॉक्टर बेकार है, वो दूसरे डॉक्टर पे चला जाएगा जो अनाड़ी है। यू गेटिंग मी? तो यस। जिसका अधड़ कर्मा है, या तो उस पर दवाई नहीं लगेगी, या वो दिमाग का चेंज कर देगी। उस दूसरे कहेंगे अरे यार तू छोड़ उस डॉक्टर को, उसके पास चला जा, ठीक है। तो जिसको नहीं होना ठीक, वो नहीं होगा। इसको मैं बहुत डिटेल में आपको बताऊंगा कि कौन किसको आप रेमेडी दे सकते हो, किसके ऊपर रेमेडी लगेगी नहीं लगेगी, ये हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आगे, ओके। तो आप उसी को ठीक कर सकते हो जिसके प्रारब्ध में ठीक होना है, वो आपके माध्यम से ठीक हो रहा है, बस आप इतना समझिए। यस। देखो अभी राखी ने कहा कि नाड़ी क्या होता है। एस्ट्रोलॉजी की जो सबसे पुरानी साइंस है वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है। बरगद का पेड़ कौन है? वैदिक एस्ट्रोलॉजी। मदर ऑफ ऑल एस्ट्रोलॉजी कौन है? वैदिक एस्ट्रोलॉजी। इट वाज डेवलप्ड ड्यूरिंग द व्हेन द वेदास वर रिटन, ओके। तो ये एक वेदों का अंग है। इट इज कॉल्ड लिम्ब ऑफ वेद, वेदांग, मतलब वेद का एक अंग है एस्ट्रोलॉजी। 2000 साल पहले पाराशर जी ने डेवलप करना शुरू करा इसको, फिर 200 जनरेशन तक गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा ये आगे चलता रहा। अगले शिष्य ने कहा कि मैंने ये ऐसा देखा कि ये ग्रह इस नक्षत्र में है, ये होता है तो नेटिव के साथ ऐसा होता है। उन्होंने क्या स्टडी करी कि प्लैनेट का जो असर है ह्यूमन लाइफ पे कैसा होता है। कुछ लोगों ने रिसर्च करी कि प्लैनेट का इफेक्ट
अर्थ पे क्या होता है, यू गेटिंग मी, उसको तो कहते हैं मंडेन। और एक साइंस ये उन्होंने डेवलप करी कि जैसे जैसे स्टार इधर से उधर घूमते हैं तो मानव जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो वैदिक हमारी आगे बढ़ती रही, पर वो क्योंकि वो स्प्रेड हुई, वो साउथ में चली गई, ईस्ट में चली गई, वेस्ट में चली गई, तो उसकी अलग अलग शाखाएं बन गई। कोई जैमिनी बन गई, उसी में से एक नाड़ी बन गई, और फिर छोटी छोटी शाखाएं आ गई, न्यूमरोलॉजी, टैरो। देखो आप कहोगे न्यूमरोलॉजी, क्या न्यूमरोलॉजी प्लैनेट के साथ एसोसिएट नहीं होती? क्या टैरो कार्ड, जब जब टैरो कार्ड रीडर एक कार्ड को पुल करता है तो क्या वो उस मूवमेंट के जो गवर्निंग प्लैनेट्स हैं वो ही तो उससे कार्ड पुल कराते हैं, यू गेटिंग मी, जिसको हम केपी में रूलिंग प्लैनेट कहते हैं। किसी ने कहा जी मेरी शादी होगी या नहीं होगी, टैरो कार्ड रीडर जब कार्ड पुल करेगा, उस मूवमेंट के जो रूलिंग प्लैनेट हैं वो ही डिसाइड करके उसको वही कार्ड सेलेक्ट करवाएंगे जो उसको बताएगा कि इसकी शादी होगी या नहीं। यू गेटिंग मी और नॉट? लाल किले पे गए हो, लाल किला रेड फोर्ट पे सब गए होंगे, दिल्ली वासी हैं सब लोग। दिल्ली सही। पालिका बाजार के सामने वो तोता लेके बैठे रहते हैं, पता है आपको? तोता लेके बैठे होते हैं, आप क्वेश्चन पूछो तोता जाएगा, बहुत सारे कार्ड होते हैं, एक कार्ड उठा लाता है, ओके। वो भी सब कुछ स्टार के द्वारा गवर्न है। एवरीथिंग इज गवर्न, एवरीथिंग इज प्रिस्क्रिप्टेड। सब कुछ वही होगा जो स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, उसके अलावा कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी की परंपरा में ही एक यूनिक सिस्टम बनाया है श्री कृष्ण मूर्ति जी ने, जो कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के प्रकांड पंडित थे। वैदिक एस्ट्रोलॉजी की उनको बहुत गहन समझ थी, पर उन्होंने पाया कि इतने साल पढ़ने के बाद इसमें इतने सारे कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो गए हैं कि एक ऋषि मुनि ने एक बात लिख दी, उसके बाद चौथे जनरेशन के ऋषि मुनि ने उसकी बिल्कुल विपरीत बात लिख दी। बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शन है, पढ़ते रहो, अप्लाई नहीं कर पाते। इट इज ऑल सब्जेक्टिव, इट इज ऑल कि वो बंदा कैसे इंटरप्रेट कर रहा हूँ, उस चीज को मैं अलग तरीके से इंटरप्रेट करूंगा, आप अलग तरीके से। तो ही फाउंड इट कि भैया इससे प्रेडिक्शन करना तो भैया नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। फिर उन्होंने नाड़ी की गहन स्टडी करी, नाड़ी में ही फाउंड सम वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स, तो उन्होंने उन दोनों का एक फ्यूजन करा। देन वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी वाले हमारा ही किताबें उठा के ले गए, पर वेस्ट वालों में ये बात अच्छी है कि वो कॉपी तो करते हैं पर नकल करते हैं, पर अकल के साथ, ठीक है। आप लोग बचपन में पढ़ते होंगे ना, जब कॉपी करते हो कुछ लोग तो जस्ट जो आगे वाला लिख रहा है उसकी कॉपी मार दी, कुछ लोग जो है कॉपी करते हैं उसमें और अपना आइडिया लगा के जिसकी कॉपी करते हैं ना उससे ज्यादा नंबर स्कोर कर लेते हैं। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं अपने स्कूल डेज में। यू गेटिंग मी? विल यू सही है। एग्री? विल यू एग्री? ओके। तो वेस्ट वाले जब यहाँ से कॉपी तो करके ले गए, पर वो एक्सपेरिमेंट करते हैं एंड दे डिड सम वैल्यू एडिशन टू द साइंस। उसमें से प्रमुख है दृष्टि संबंध, जिसको आस्पेक्ट कहते हैं। तो आस्पेक्ट वाला जो पार्ट है, एक इसमें टॉपिक है फॉर्चूना वाला पार्ट है, ही टुक फ्रॉम और बोरोड फ्रॉम वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी। तो केपी एस्ट्रोलॉजी में ही हैज टेकन द बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ वैदिक प्लस नाड़ी एंड प्लस वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी। इसको मिला के इन्होंने बहुत खूबसूरत सिस्टम बनाया और साथ में कुछ चीजें इन्होंने उसमें ऐड कर दी, जिसके कारण ये सिस्टम बड़ा प्रभावी और शक्तिशाली हो गया और ज्योतिष में एक तरह से क्रांति ला दी। 1908 से लेके 1972 तक थे कृष्णमूर्ति जी इस धरती पे। नाउ दिस केपी इज रिगार्डेड एज मोस्ट एक्यूरेट सिस्टम ऑफ प्रेजेंट टाइम, ठीक है। इट इज इजी टू लर्न। सी you all and me will be together for next 2 months, yes or no? But when we will be completing the 2 months, even those person who are new to the astrology, they can attempt any question which is asked to them, okay? They can at least attempt to answer those questions. Whereas in Vedic, क्या आप कल्पना कर सकते हो कि 2-3 साल से पहले हम किसी क्वेश्चन का आंसर के बारे में सोच भी सकें, ठीक है। Contrary to Hindu astrology,
देखो हमारी जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है ये सिस्टमेटिक नहीं है। एक श्लोक यहाँ लिखा है एक ऋषि मुनि ने, तीसरे ऋषि ने कुछ और श्लोक लिख दिया, तो इट इज ऑल रिटन इन रैंडम ऑर्डर, हैफ हैजर्ड मैनर, है ना, इसके सूत्र नहीं जुड़ते। रासा क्या कसर हुई, जब हमारे पास इन्वेडर्स आए, जब सन 700-800 में हमारे ऊपर बाहर से हमले होने आरंभ हुए, तो नालंदा यूनिवर्सिटी में हमारा बहुत ह्यूज हिस्ट्री थी, बहुत ह्यूज हमारी जो एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, है ना, हमारे वेदास, स्पिरिचुअलिटी, सारी किताबें वहाँ भरी पड़ी थी। बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी नालंदा यूनिवर्सिटी। पूरी दुनिया, जैसे आजकल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी सुनते हो ना आप, उससे भी 10 कदम आगे थी। पूरी दुनिया से लोग नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते थे। इन्वेडर्स आए, उन्होंने वो पूरी की पूरी लाइब्रेरी जला के खाक कर दी। सारा हमारी किताबें जल गई। कुछ बची कुची किताबें थी जो गुरु शिष्य परंपरा के चक्कर में बच गई, क्योंकि एक गुरु शिष्य को पढ़ाता था, वो शिष्य अपने शिष्य को पढ़ाता था, तो इट वाज ऑल डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर इंडिया। So whatever literature was there in Nalanda, it was all burnt to ashes. Okay, we lost our huge knowledge base. Okay, but still we were fortunate कि कुछ किताबें हमारी गुरु शिष्य परंपरा में होने के कारण पूरे इंडिया में फैली हुई थी, तो वो बच गई। तो इसलिए, पर उनकी जो कड़ी है ना, कड़ी जो उनकी जो सूत्र से सूत्र पिरोने वाली चीज होती है, बीच में कुछ चीजें मिसिंग हो गई हैं। Whereas KP is very systematic, methodological and process oriented, तो बड़े आराम से हम लोग इसमें प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो अभी हमने एस्ट्रोलॉजी की एक जनरल डेफिनेशन पढ़ी थी, अभी केपी की क्या डेफिनेशन है वो बताता हूँ। कुछ चीजें जो जो बिल्कुल नए लोग हैं उनको शायद थोड़ा सा नहीं समझेंगे, जो पुराने हैं वो आराम से समझ जाएंगे, पर जो नहीं भी समझे हैं वो जब इसको कॉन्टेक्स्ट में आगे देखेंगे देन दे विल आल्सो अप्रिशिएट इट। केपी के अंदर का सबसे बड़ा एक सिद्धांत है कि कोई भी प्लैनेट अपनी दशा, भुक्ति और अंतरा, देखिए वैदिक में कहते हैं महादशा, अंतरदशा और प्रतंत्र दशा, जिसको आप लोग कहते हैं एमडी, एडी और पीडी। इसी को हम कृष्णमूर्ति पद्धति की टर्मिनोलॉजी में बोलेंगे डीबीए, मतलब दशा, भुक्ति, अंतरा। तो महादशा को यहाँ पर दशा बोलते हैं, अंतरदशा को यहाँ पर भुक्ति बोलते हैं, और प्रत्यांतर दशा को यहाँ पर अंतरा बोलते हैं, डीबीए, दशा, भुक्ति, अंतरा। ओके, तो एनी प्लैनेट ड्यूरिंग इट दशा और भुक्ति और अंतरा विल गिव प्रीडोमिनेंटली द रिजल्ट ऑफ इट्स नक्षत्र लॉर्ड, मतलब कोई भी प्लैनेट जन्म के समय जिस नक्षत्र में पैदा होता है उस नक्षत्र के लॉर्ड के रिजल्ट प्रमुखता से देता है। एक एग्जाम्पल लेता हूँ, कोई जातक अगर पैदा हुआ उस टाइम मंगल भरनी नक्षत्र में था, तो भरनी का लॉर्ड कौन है? कैन एनीबॉडी टेल मी? वीनस। यस, शुक्र है, यस वीनस है। तो मंगल वैदिक के अनुसार तो रिजल्ट देगा ना, कि मंगल जहाँ बैठा है और जहाँ का लॉर्ड है, यस और नो? यस। बट इन वैदिक इट विल गिव द रिजल्ट ऑफ वीनस। वीनस जहाँ बैठा होगा और जिस हाउसेस का लॉर्ड है उसका रिजल्ट मार्स अपनी दशा, अंतर्दशा में प्रीडोमिनेंटली देगा, मतलब प्रमुख रूप से देगा। अपना भी देगा जहाँ बैठा है और जहाँ का लॉर्ड है, बट मुख्य रूप से वो अपने नक्षत्र लॉर्ड का रिजल्ट देगा। दिस इज द मेन, आप कह सकते हो एक रिवॉल्यूशन जो केपी के अंदर आया है। अब ऐसा नहीं है कि पाराशर जी ने ऐसा नहीं बोला था, जो लोग भारतीय विद्या भवन में पढ़े हैं, आईकास में पढ़े हैं, वो जानते होंगे, उनको नक्षत्र पूरे साल पढ़ाते रहते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली जो इसमें भारतीय विद्या भवन के छात्र हैं, आप ये बताइए आपको नक्षत्र खूब पढ़ाए गए थे? आपको नक्षत्र के बारे में पढ़ाया गया होगा?
चलिए, आपको नक्षत्र के बारे में पढ़ाया होगा, पर जब आप लोगों को प्रेडिक्शन करने बताई होगी, जब किसी ने बताया कि ये प्लैनेट 10th हाउस में बैठा है, पर 10th हाउस में किस नक्षत्र में बैठा है ये भी नोट करो, कोई बताता है? नोबडी केयर्स। ओके, पर कृष्ण मूर्ति पद्धति के अंदर ये, क्योंकि प्रोसेस ओरिएंटेड है, तो हम इसको चाह के भी इग्नोर नहीं कर सकते। दूसरा चेंज जो केपी के अंदर आया है कि हर नक्षत्र को हम 9 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, जिसको सब कहते हैं या उप नक्षत्र कहते हैं। वैदिक के अंदर तो हमने जोडियक को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। वन इज कॉल्ड राशि, अगर 12 हिस्सों में डिवाइड हो गया तो राशि, और 27 में डिवाइड करते हैं नक्षत्र के लिए। बट इन केपी देयर इज वन मोर डिवीजन विच इज here we divide the nakshatra into 9 parts. This is also very important. और वो जो 9 पार्ट होते हैं वो सब कहलाते हैं। इस वाली पद्धति ने तो ज्योतिष में एक तरह से रेवोल्यूशनाइज कर दिया, क्रांति ला दी। इससे हमें पता लगा कि कोई प्लैनेट जो रिजल्ट देता है वो उस घर के अच्छे रिजल्ट देगा या बुरे, ये हमें सबके द्वारा ही पता लगता है। फॉर एग्जाम्पल, हमें पता लगा कि ये प्लैनेट 10वें घर के रिजल्ट देगा, मतलब इसकी प्रोफेशन से रिलेटेड, पर वो प्रोफेशन में राइज करेगा। अगर वो बिजनेस में है तो पैसा कमाएगा या गंवाएगा। अगर वो प्रोफेशन में सर्विस में है तो क्या उसकी नौकरी लगेगी या छूटेगी, उसका प्रमोशन होगा या डिमोशन होगा, उसको नेम और फेम मिलेगा या उसका अपमानित होगा। ये हमको सब लॉर्ड से पता लगता है। तो नक्षत्र लॉर्ड विल टेल व्हाट ऑल रिजल्ट ही विल गेट, मैटर, किस मैटर के रिजल्ट मिलेंगे, बट दैट मैटर विल बी गुड और बैड, दैट इज डिसाइडेड बाय द सब लॉर्ड। तो दिस इज समथिंग यूनिक थिंग। इसके द्वारा ही केपी की पॉपुलैरिटी का सबसे बड़ा राज ये सब लॉर्ड थ्योरी ही है, जो हम बहुत डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो अभी तक जो मैं बता रहा हूँ वो समझ में आ रहा है? डज इट मेक एनी सेंस टू यू? आपको समझ में आ रहा है सबके? Yes. Yes. इसको डिटेल में तो हम आगे पढ़ेंगे। अभी मैं आपको क्या बता रहा हूँ, आपको सिर्फ एक तरफ से ट्रेलर के बारे में बता रहे हैं। ओके, एक इसके अंदर नई कॉन्सेप्ट आई है रूलिंग प्लैनेट की। रूलिंग प्लैनेट ही है जिसके द्वारा, जो अभी वो कह रही थी ना, मुझे पता लग जाए कि मेरा बेटा गया है कितनी देर में आएगा, या मेरा स्पाउस बॉम्बे से आने वाला है या आने वाली है, वो 10 बजे आना था, कितने बजे पहुंचेंगे। इस तरह की घटनाओं में ये रूलिंग प्लैनेट ही मदद करते हैं। किसी की जन्म लगन शुद्धि करनी हो, किसी को अपना जन्म का टाइम में ये एश्योर नहीं है कि वो 7:30 बजे पैदा हुआ है या 7:45, वो भी हम रूलिंग प्लैनेट के द्वारा करते हैं। पूर्व निर्धारित घटनाएं भी रूलिंग प्लैनेट के द्वारा करते हैं। ये वो प्लैनेट हैं जो किसी मूवमेंट को गवर्न करते हैं। जैसे इस टाइम में आप और हम बैठे केपी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो ये मूवमेंट भी किसी ना किसी प्लैनेट के द्वारा गवर्न है। उस प्लैनेट को जानकर हम बहुत सारी एक्यूरेट प्रेडिक्शन कर सकते हैं, जिसको पूर्व निर्धारित घटनाएं हैं। जैसे इस मूवमेंट पे कौन सा लग्न उदित है, वो जो लग्न उदित है वो कौन से नक्षत्र में है, लग्न की राशि क्या है, जो भी लग्न इस टाइम उदित है गोचर के हिसाब से, इस टाइम पे इस मूवमेंट पे चंद्रमा कौन से नक्षत्र में है, नक्षत्र का स्वामी मतलब, इस मूवमेंट पे चंद्रमा कौन से राशि में है, तो यू कैन से राशि का लॉर्ड। एंड 5th नंबर पे इस मूवमेंट पे जब हम बात कर रहे हैं तो दिन कौन सा है, डे का स्वामी। तो टुडे यू एंड वी आर डिस्कसिंग इट ऑन वेडनेसडे, तो आज का स्वामी बुध हो गया। ये 5 प्लैनेट रूलिंग प्लैनेट हैं। इसके द्वारा भी हम एस्ट्रोलॉजी में केपी में बहुत कुछ प्रेडिक्शन करते हैं। सिग्निफिकेटर का सिलेक्शन करना है, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करना है, पूर्व निर्धारित घटनाएं बतानी है, और प्रश्न कुंडली यानी कि होरारी में तो इसका बहुत ज्यादा महत्व है। इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे।
सीधी सी बात है कि केपी को हम क्यों पढ़ें कि ये जो रिजल्ट को बहुत जल्दी देख सकते हो, समटाइम इन फ्यू मिनट्स। समटाइम मैं लिफ्ट में जा रहा हूँ, मेरे साथ लोग आके खड़े होते हैं, वो पूछते हैं, उनके पास कई बार पत्री कहते हैं, तो चलते चलते भी उनकी जस्ट बाई हैविंग अ ग्लांस ऑन देयर चार्ट and the summary of the significators, what our planet is signifying. Within a few seconds, one can tell, or I tell them what is going to happen with them in next 3-4 months and what they should do. ये सब भी आप लोग भी बहुत जल्दी सीखोगे, तो बहुत जल्दी हम लोग प्रेडिक्शन कर सकते हैं, बहुत फास्ट कर सकते हैं, because it last but not the least, it is a finest blend of Vedic astrology, नाड़ी एंड वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी। ये तो मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ। थोड़ा हम ये देखते हैं कि वाई वैदिक, वाई केपी एस्ट्रोलॉजी, वाई द पर्सन्स हु हैव डन वैदिक एस्ट्रोलॉजी और द पर्सन हैविंग गुड अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी से 10 years 15 years, why they should also learn KP astrology, and why the person who is new, who is just entering in the field of astrology, why should he start learning from KP astrology, not from Vedic? ये आज हम समझेंगे। देखो, ट्रेडिशनल वैदिक जो एस्ट्रोलॉजी है ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत ह्यूज है, बहुत वास्ट है। इतने सारे टूल्स इसमें दे दिए हैं, उन टूल्स को स्टडी करते करते ही साल लग जाते हैं। ओके, फिर इतना सारा आप पढ़ भी लो तो उसको समराइज करना, एनालाइज करना, वो भी एक चैलेंज होता है। जैसे जब आप वैदिक से कोई भी एस्ट्रोलॉजी में प्रेडिक्शन करोगे तो पहले तो 3 तरह के चार्ट आपको रेफर करने पड़ेंगे, विच इज कॉल्ड नेटल चार्ट, सूर्य कुंडली और चंद्र कुंडली। फिर पाराशर जी लिख गए कि देखो सूर्य कुंडली ज्यादा स्ट्रांग है या चंद्र कुंडली या लग्न कुंडली, इन तीनों में जो सबसे स्ट्रांग है उसके द्वारा प्रेडिक्शन करो। ये सब रूल, ये वाला रूल पता है सब वैदिक वालों को, भारतीय विद्या भवन वालों को या आईकास वालों को? क्या सबका माइक ऑफ है? नो सर। अच्छा, ठीक है। पहले तो ये देखो, उसके बाद वैदिक के अंदर 16 तरह के डिविजनल चार्ट होते हैं, वो उनको भी रेफर करना पड़ता है, और अलग अलग प्रश्न के लिए अलग अलग डिविजनल चार्ट पढ़ते हैं। तो आप लोगों को मालूम है कि जो अगर शादी के बारे में कोई प्रश्न है कि शादी होगी या नहीं, शादी के संबंध अच्छे रहेंगे या नहीं, तो कौन सा डिविजनल चार्ट देखते हो? कोई बताएगा मुझे? D9 देखते हैं। और अगर माता पिता के बारे में प्रश्न है कि माता पिता से संबंध कैसे रहेंगे, माता पिता का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, तो D12 देखो। बच्चों के बारे में प्रश्न है कि बच्चे होंगे या नहीं, बच्चों के साथ संबंध कैसे रहेंगे, D7 देखो। ओके, और प्रोफेशन, इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, बिजनेस करूंगा, तो D10 देखो। लोग इतना ही देखते हैं। पाराशर जी ने तो बोला है कि प्रॉपर्टी के बारे में कोई पूछता है कि प्रॉपर्टी खरीदूंगा या नहीं खरीदूंगा, कितनी प्रॉपर्टी होंगी, उसके लिए D4 चार्ट देखना चाहिए। क्या आपने किसी को देखा है D4 चार्ट देखते हुए? नो सर। पाराशर जी ने बोला है, कोई अगर कहता है कि मैं कौन सी एजुकेशन लूंगा, मेरा बेटा या बेटी को मैं कॉमर्स दिलाऊं, साइंस दिलाऊं, मैनेजमेंट कराऊं, इंजीनियरिंग कराऊं, डॉक्टर बनाऊं, तो D24 चार्ट देखिए। अरे कौन वैदिक का एस्ट्रोलॉजर D24 देखता है, बताइए मुझे, कोई देखता है? तो जब आप D24 नहीं देखोगे तो क्या आपकी प्रेडिक्शन गलत नहीं होगी? आप मुझे ये बताइए, क्योंकि आप यू आर इग्नोरिंग पाराशर रूल्स ना, यू गेटिंग मी? यस। तो देखो 16 तरह के चार्ट हैं, कोई भी नहीं देखता, शॉर्टकट मार देते हैं। ठीक है, क्या कारण है? अगर उसको देखें तो कितनी नॉलेज, आप कितना उसको अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर उसको देखने के बाद इसका अध्ययन करो, और पहले के टाइम में तो उसको बनाना भी एक चैलेंज था, क्योंकि पहले तो कंप्यूटर होते नहीं थे।
तो हमने देखा कि हमको वैदिक चार्ट बनाने के लिए बहुत सारे चार्ट चाहिए, बहुत कुछ एनालाइज करना पड़ता है। और अभी मैं आपको घटी चक्र, विघटी चक्र, चलित चक्र इसके बारे में तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। तो कैन यू अप्रिशिएट हाउ डिफिकल्ट इट इज टू मेक प्रेडिक्शन यूजिंग द वैदिक एस्ट्रोलॉजी, यस और नो? यस सर। क्योंकि कितनी सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। वेयर एज इन केपी एस्ट्रोलॉजी, मैंने अभी आपको क्या बताया था, केपी के अंदर मैंने आपको बोला था कि हम एक नक्षत्र को 9 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, यस और नो? Yes, sir. तो आप ये बताइए एक राशि के अंदर कितने नक्षत्र होते हैं? 2.25 नक्षत्र होते हैं। एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं। तो जब आपने एक नक्षत्र के 9 हिस्से कर दिए तो 2.25 नक्षत्र के करीब 22 हिस्से कर दिए ना आपके राशि के पहले ही। गेटिंग में? Yes. तो जब हमने राशि को पहले ही 22 हिस्सों में बांट दिया और हम प्लानेट को इतने माइन्यूट लेवल पे देख रहे हैं राशि के 22वें हिस्से पे, तो फिर तो हमको इतने सारे डिविजनल की चार्ट की जरूरत ही नहीं है ना। यू गेटिंग मी? तो एक तरीके से इसके अंदर जो कस्पल चार्ट है उसी एक ही चार्ट पे जो हमारे डिविजनल चार्ट है वो सुपर इम्पोज हो गए इनडायरेक्टली, यस और नो? भाई आप ये बताओ D24 क्यों देखते हो? आपको बहुत बारीक लेवल पे देखना है ना कि ग्रह की स्थिति क्या है, जब तो आप उसके 24 हिस्से में डिवाइड करते हो, यस और नो? Here are you are already have divided the नक्षत्र, this नक्षत्र in 9 पार्ट, जिसकी वजह से आपने राशि को 22 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो डिविजनल चार्ट की डिपेंडेंसी खत्म हो गई। तो इन वन शॉट all those 16 divisional charts are redundant. You getting me? So it makes the KP astrology very simple. समझ गए हम लोग इस चीज को? तो इसलिए केपी एस्ट्रोलॉजी में प्रेडिक्शन करना आसान हो जाता है। दूसरा देखो, वैदिक में कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं है। अभी आप ही लोगों ने बोला ना कि प्रॉपर्टी के लिए हम लोग D4 नहीं देखते, अभी आप ही लोगों ने बोला, ये सर नो? यस सर। और मेरे पास आएगा चंचल जी तो मैं तो D4 देखता हूँ। यू गेटिंग में? हाँ जी। तो फिर इसका मतलब ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर तो नहीं हुआ ना, नहीं सर। क्योंकि आप तो नहीं देख रही और मैं देख रहा हूँ। तो आपकी प्रेडिक्शन और मेरी प्रेडिक्शन में समानता नहीं हुई ना। आप कुछ बताओगे, मैं कुछ बताऊंगा, ठीक है? तो फिर वो क्या कहेगा कि यार इनको कुछ आता जाता तो है नहीं, वो कह रहा है कि प्रॉपर्टी खरीदोगे और ये सर ये कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी आप खरीद ही नहीं सकते, आपके भाग्य में नहीं है। वो कहेगा ये तो ये आपस में इनको ही नहीं पता तो मुझे क्या बताएंगे। तो उसका एस्ट्रोलॉजी में मिसट्रस्ट पैदा होगा या नहीं, यस और नो? यस। और एक और चीज समझिए, आज आपके पास टाइम है, ठीक है, और आपसे किसी ने पूछा मेरा प्रोफेशन क्या है, आपके पास टाइम है, आपने बड़ी मेहनत करके D10 चार्ट भी खोला, उसका सब कुछ बताया, समझ रहे हो? और 1 साल बाद वो आया, यू आर इन हरी, आज आपके पास टाइम नहीं है, आपने उसकी कुंडली देखी और थोड़ा बहुत D9 देख लिया, D10 चार्ट को रेफर ही नहीं किया। तो इस टाइम आपकी प्रेडिक्शन थोड़ी सी फर्क हो जाएगी ना लास्ट टाइम से। तो वो क्या कहेगा, यार पिछले साल तो ये कह रहा था कि तुम्हारा प्रमोशन होगा, इस साल कह रहा है कि आपका तो प्रमोशन का कोई मतलब ही नहीं है। ओके, तो आप अपनी ही प्रेडिक्शन अलग अलग टाइम पे अपने को ही कॉन्ट्रडिक्ट कर दोगे। यू गेटिंग मी? Yes. पर केपी के अंदर इट इज स्ट्रक्चर्ड एंड मैथोडोलॉजिकल। जो प्रोसेस मैं फॉलो करूंगा ना वो ही आप करोगे। अब आपकी मर्जी नहीं है कि मैं D4 नहीं देख रहा या देख रही, क्योंकि एक तरीका है डिफाइंड, वी विल फॉलो दैट प्रोसीजर। ओके, तो इट इज वेल डिफाइंड, स्ट्रक्चर्ड एंड मैथोडोलॉजिकल है। किसी भी केपी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएगा, ही विल बी यूजिंग द सेम सेट ऑफ टूल्स। यू गेटिंग मी? तो ऐसा नहीं होगा, देखो इंटरप्रिटेशन तो आपकी और मेरी अलग अलग हो सकती है, पर ऐसा नहीं होगा कि आप कह रहे हो प्रॉपर्टी आप खरीदोगे ही नहीं और मैं कह रहा हूँ प्रॉपर्टी खरीदोगे। ओके, यू गेटिंग मी? यस सर। अच्छा, एक और चीज समझिए, वैदिक में इतने सारे रूल याद करने पड़ते हैं
इतने सारे डिक्टम याद करने पड़ते हैं कि दिमाग खराब हो जाता है। हजारों हजारों रूल होते हैं, पता है ना आपको। शादी नहीं होगी इसके अलग रूल है, डिले मैरिज होगी उसके अलग रूल है, डाइवोर्स होगा उसके 50 रूल है जो मुझको पढ़ने पड़े थे, दूसरी शादी होगी या नहीं होगी उसके अलग रूल है। उसके बाद अगर मेष लगन में ये कॉम्बिनेशन हो रहा है तो शादी होगी, ये हो रहा है तो नहीं होगी। तो क्या इतने सारे रूल याद हो सकते हैं? कोई बंदा एल्कोहलिक होगा या नहीं तो उसके 100 रूल हैं, संतान होने के 100 रूल है, ना होने के रूल है, कितने रूल्स होते हैं वो याद नहीं हो सकते। तो देर आर सो मैनी रूल टू मेमोराइज अ डिक्टम इन वैदिक, उसमें सालों साल लग जाते हैं। पर क्या ये संभव है कि हम इतने हजारों रूल को याद कर लें? नहीं सर। और देखो हजारों रूल में से कोई 2-3 रूल हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इस चीज को अप्रिशिएट करिए। और आपके पास वो नेटिव आया और वो जो 3 इंपॉर्टेंट रूल आपको याद ही नहीं रहे और वो उसकी कुंडली के ऊपर अप्लाई हो रहे हैं, तो आपकी तो प्रेडिक्शन गलत हो गई ना। ठीक है, तो क्या होगा, केपी के अंदर वो सब चक्कर नहीं है, इट इज ऑल कॉन्सेप्ट बेस्ड। आप अगर एक बार कॉन्सेप्ट समझ गए तो इसमें ज्यादा चीजों को रटना रटाने की जरूरत नहीं है। यू गेटिंग मी? सेम कॉन्सेप्ट आर अप्लाइड फॉर ईच टाइप ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन विल चेंज, the houses related to the question will change, but the process will remain the same. Like वो कहता है मेरी शादी होगी या नहीं, वो कहता है जी मेरे 10 साल शादी को हो गए, मेरे संतान होगी या नहीं, वो कहता है जी मेरा बच्चा विदेश जा पाएगा या नहीं। क्वेश्चन अलग हो गया, क्वेश्चन जिन भावों को से कनेक्ट हो रहा है वो अलग हो गए, पर इस क्वेश्चन को जो मैं हैंडल करूंगा वो प्रोसेस सेम रहेगा। तो मुझे कुछ रटने की जरूरत नहीं है। ओके, चलिए दूसरा एक एक लास्ट पॉइंट और बोलूंगा। वैदिक एस्ट्रोलॉजी मैक्रो लेवल पे काम करती है। अगर कोई डिविजनल चार्ट नहीं यूज कर रहा तो एक लगन बताइए कितने घंटे के लिए उदित रहता है? 2 से 2.5 घंटे सर। जैसे वृषभ लगन लगा तो करीब 2 घंटे उदित रहेगा ना वो, ये सुन लो। हाँ जी, यस सर। ओके, अब आप अच्छा दूसरी बात ये बताइए, अधिकतर लोग जो प्रेडिक्शन करते हैं वो राशि चार्ट से कर देते हैं ना? हाँ, राशि चार्ट से कर देते हैं। और डिविजनल चार्ट कोई लेता है नहीं, कोई नहीं लेता है, सब भगवान की मर्जी है या उसकी विश है ना। हाँ जी। अब आप ये बताइए 10 बजे वृषभ लगन लगा, 12 बजे तक वृषभ लगन है, और कोई 2 घंटे के अंदर मैं ये मानता हूं कि चंद्रमा कोई नक्षत्र अपना बदल नहीं रहा है और कोई भी प्लानेट अपना राशि नहीं बदल रहा, तो 10 से लेके 12 बजे तक सबकी एक सी बनेगी ना राशि चार्ट, बिकॉज नो प्लानेट इज चेंजिंग इट्स नक्षत्र और राशि ड्यूरिंग दैट पीरियड, इफ वी एज्यूम दैट, यस और नो? यस सर। तो कोई बंदा 10:15 बजे पैदा हुआ है, 10:30, 11:45, 11:15 सबकी एक सी राशि चार्ट बन गया ना। हाँ जी। पर उसके अगर छोटे डिफरेंस पकड़ने हैं कि 10:15 बजे पैदा हुआ है, 10:30 पैदा हुआ है, अगर आप डिविजनल चार्ट चेक करोगे D9 D12 तो आप पकड़ लोगे ना इस चीज को। पर अगर आप डिविजनल चार्ट देखे बिना सिर्फ राशि चार्ट से प्रेडिक्शन कर रहे हो तो प्रेडिक्शन वो एक जेनेरिक हो गई ना फिर तो वो। भाई 10 वाले की भी वही बता दिया आपने, 10:30 वाले को भी, 11 वाले को भी, इफ यू आर नॉट रेफरिंग द डिविजनल चार्ट, यू गेटिंग मी? और मोस्टली एस्ट्रोलॉजर डू दिस, they don't refer this divisional chart, they make the prediction using the Rashi chart. So can I say it is not a specific to the person, it is a general prediction? भाई 10:30 वाले की भी उसने वही प्रेडिक्शन कर दी और 11:30 वाले की भी। आप समझ रहे हो ना जो मैं कहना चाह रहा हूँ? हाँ जी। पर केपी के अंदर अगर कोई 10:30 पैदा हुआ है और कोई 10:35 पे पैदा हुआ है, दोनों की कुंडली के अंदर सब लॉर्ड चेंज हो जाता है। उसके कारण ट्विंस के अंदर ये ज्यादा बेटर देख पाएंगे ना हम, जैसे ट्विंस हुए हैं 2-3 मिनट का ही गैप है। यस,
तो वैदिक में तो कोई रिजल्ट पता ही नहीं लगता, सेम लगता है सब कुछ। सही कह रही हो नितिका। और जबकि एक डॉक्टर बन जाता है और एक जॉब करता रहता है छोटी सी। मेरे पास एक कस्टम में कमिश्नर है, हाँ बहुत बड़े बंगला और सब कुछ है, 2 हाँ बेटे हैं उनके, ट्विंस हैं। हाँ कह रहे थे सर आप केपी में हो, सर क्या मतलब मुझे बहुत खास जानने वाले हैं। बोले हम्म तू ये करते हो केपी, बताओ, मैं सारी दुनिया में दिखा चुका, कोई नहीं बता पाता। एक लड़का बिल्कुल सात्विक है, स्पिरिचुअल है ना, वो भी मतलब पैसे कमाता है, वो भी ऐसी नहीं है, पर वो स्पिरिचुअल है, डिटैच्ड है। दूसरा बच्चा बहुत ज्यादा जो छोटा वाला है ना, वो कह रहे हैं बहुत ज्यादा मैटेरियलिस्टिक है, उसको सारी चीजें चाहिए, उसको ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड गाड़ी, परफ्यूम, और ये फीमेल्स में बहुत इंटरेस्ट है, मतलब इस तरह की चीज उसने बताई। और दूसरा एकदम क्या है, डिटैच्ड है। क्या कारण है? अच्छा, जब मैं वैदिक पढ़ता था तो मैं भी ट्विन्स पे स्टडी करने के लिए मैंने भी बहुत स्टडी की। देन आई केम टू नो कि ट्विन्स के लिए घटी चक्र और विघटी चक्र देखना चाहिए। वो देखने के बाद भी आप यू कैन गो 10 मिनट्स क्लोजर, ठीक है, D30 D60 भी करो तो भी आप जो है बहुत ज्यादा नहीं बता पाते हो। बट हेयर इन केपी 5 मिनट के अंदर, since the sublord are changed, you can tell what all is going to happen in the elder one life and what all is going to happen in जो younger वाला twins है उसकी लाइफ में। and that is what I precisely did। तो what I found जो बड़ा बेटा था उसका जो लग्न का सब लॉर्ड था वो था अश्वनी। अश्वनी के सब मतलब वो था केतु के सब में पैदा हुआ था, यू गेटिंग मी। और केतु के बाद कौन से प्लैनेट की नंबर आता है? 10 वीनस। वीनस। तो हाँ जी। छोटा बेटा वाज बोर्न इन द सब ऑफ केतु, द यंगर वन बोर्न इन द सब ऑफ वीनस, बिकॉज इन फ्यू मिनट्स केतु का जो सब है बहुत छोटा होता है, तो केतु का सब बहुत जल्दी चेंज हो जाता है। तो when the second younger sibling or twin born, the sublord changed to Venus। अब जो बंदा केतु के इन्फ्लुएंस में पैदा हुआ है तो वो तो डिटैच्ड होगा ही या नहीं होगा? होगा सर। वो भी खूब पैसा कमाता है, ऐसा नहीं है, वो भी फैक्ट्री का बराबर का मालिक है, पर ये नहीं है कि ड्राइवर नहीं है तो वो अपना खुद चला जाएगा, ठीक है। तो उसको ये नहीं है कि ब्रांडेड, ये अपना नॉर्मल पजामा कुर्ता बना के घर में घूमता है, बिल्कुल नॉर्मल आदमियों की तरह रहता है। छोटे वाले को ये है कि बस बिल्कुल ना, बिल्कुल उसको टिप टॉप चाहिए, वो सर भी क्या अच्छा है। टाइमिंग ऑफ इवेंट में जैसे शादी का हम निकालते हैं टाइमिंग ऑफ शादी कब होगी, हाँ और किसी का 3 मिनट का गैप है हाँ बच्चों में, हाँ तो मेरे हैं नोन में दोनों का, जैसे एक की मार्च में शादी हुई और एक की नवंबर में, हाँ हाँ तो क्या टाइमिंग ऑफ द इवेंट भी सब ब्लड से हमें वही देखेंगे सर? हाँ, सब कुछ रिलेटेड है। वो तो खैर दशा भुक्ति अंतरा से हम लोग सर बताते दशा हैं। भुक्ति तो दोनों की सेम ही होगी ना, अगर 3 मिनट दशा का भुक्ति, gap- हाँ, दशा भुक्ति तो दोनों की सेम ही होती है, पर हाँ इसका जो सब लॉर्ड है उनका भी, भाई मान लो पहले वाले ने डिनाई कर दिया तो उसकी तो शादी ही नहीं होगी ना। हाँ। नहीं, पहले की मार्च में शादी हुई, दूसरे की नवंबर में हुई। हाँ, नवंबर में हुई ना, तो कुछ ना कुछ हाँ जो प्लैनेट्स है उन्होंने भी तो कुछ किसी ने मान लो डिले करा दी मैरिज किसी प्लैनेट ने, वो भी तो असर डालेंगे ना। इसको हम जब हम मैरिज को पढ़ेंगे ना, जब हम इसको डीप पढ़ेंगे। ठीक बट है। इन केपी यू वी कैन डिफरेंशिएट द थिंग्स, ठीक। ओके। हम्म। तो इसलिए ये बहुत पावरफुल है। ओके। सर ऐसे एक मेरे नोन में है सर, फैमिली में ट्विन्स हैं, 2 हाँ भाई हैं सर। हाँ उनमें सर बड़े भाई की मतलब 15 मिनट का डिफरेंस है सर। हाँ बड़े भाई की मैरिज ऑब्वियसली पहले हो गई थी और हाँ छोटे भाई की 1-1.5 साल बाद हुई। हाँ सर छोटे भाई को तो 2 बेटे हो चुके हैं, हाँ। बड़े भाई को अभी तक कोई मतलब बेबी नहीं है, जो उनका सबसे बड़ा कंसर्न रहता है। आप सही कह रही हो, पर ये देखो उसके द्वारा संभव नहीं है वैदिक में, और केपी में हम इसको ट्राई करेंगे डिकोड करने की, जो गेटिंग में। हाँ जी सर। हाँ जी। अच्छा देखो, आप लोगों को कुछ लोग हैं ना वैदिक वाले, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बस ये है ना हर चीज में जिनको कुछ करना नहीं होता ना, वो कुछ भी बोल देते हैं। तो आपके पास ऐसे लोग आएंगे, अरे केपी के अंदर तो डेट ऑफ बर्थ अगर सही नहीं है तो फिर तो आपका तो 3 मिनट का भी फर्क हो गया, सब लॉट बदल जाएगा।
आपका तो 4 मिनट का फर्क हो गया, तो सब लॉट बदल जाएगा, आपकी प्रेडिक्शन बदल जाएगी। ऐसे लोग आपके पास टॉन्टिंग वाले टिपिकल जिसको कहते हैं ना बिचिंग टाइप के जो लोग होते हैं, जिनको इसमें मजा आता है, जिसको जिसको केपी आती नहीं है, वो इस तरह की बात आपसे बोलेगा कि भाई आपका तो 4 मिनट में वो बदल जाएगा, तो कैसे होगा। उनको लिए आप बोलिए कि क्या वैदिक में आपको कोई सर फर्क नहीं पड़ता 4 मिनट के चेंज होने से, उनको आप ये बोलिए। तो क्या अगर 4 मिनट नेटिव का डेट ऑफ बर्थ अगर 4 मिनट फर्क है, तो क्या वैदिक में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बस इतना बोल दीजिए उससे, तो वो क्या बोलेगा, नहीं पड़ेगा। अगर नहीं पड़ेगा तो, और आप प्रेडिक्शन करते हो, तो भैया आप महान आदमी हो, आपके पैर कहाँ है वो हम छू लें, ठीक है ना। जब आप नहीं, वो कहेंगे कि आपका तो जब एक्यूरेट टाइम होगा जब ही आप रिजल्ट दोगे। आप बोलिए तो क्या आप गलत टाइम ऑफ बर्थ पे भी सही प्रेडिक्शन दे देते हो। क्या आप गलत टाइम ऑफ बर्थ पे भी प्रेडिक्शन सही दे दोगे। तो भैया आईटी के अंदर एक कहावत है कि गार्बेज इन गार्बेज आउट। कूड़ा डालोगे कूड़ा निकलेगा, सोना डालोगे सोना निकलेगा, ठीक है। तो गलत टाइम अगर है नितिका जी, तो दोनों में गलत आएंगे ना रिजल्ट। और कोई एस्ट्रोलॉजर कह रहा है कि मैं तो गलत टाइम से भी सही प्रेडिक्शन करता हूँ, तो वो तो भैया ब्रह्मा जी के भी पिताजी हो गए। एग्जैक्टली सर। तो क्या है, वो ही एस्ट्रोलॉजर होते हैं जिसका मैंने अभी एग्जाम्पल लिया था, जो सिर्फ राशि चार्ट देख के बताते हैं, जो डिविजनल चार्ट को देखते ही नहीं है। तो फॉर देम इट डजंट मैटर कि 4 मिनट का फर्क है या 10 मिनट्स का, क्योंकि फॉर देम इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस बिकॉज दे आर नॉट रेफरिंग टू डिविजनल चार्ट। अब आप एक बात बताइए, अगर वो D9 को रेफर करेगा, D9 के अंदर एक डिवीजन कितने डिग्री का होता है, 3 डिग्री 20 मिनट्स। तो वो भी नवमांश भी 12 मिनट में चेंज होता है ना। हाँ जी। अब ऐसा तो है नहीं कोई नवमांश के बिल्कुल स्टार्टिंग में पैदा हुआ है, नवमांश के हो सकता है वो भी तो कहीं बीच में, कहीं 20 से ऊपर पैदा हुआ होगा नितिका। आर यू गेटिंग मी। या तो यस उसके केस में भी तो मान लो वो नवमांश 3 डिग्री 20 मिनट का है, तो मान लो वो 2 डिग्री के नवमांश में पैदा हुआ, तो 1 ही डिग्री तो बचा उसका नवमांश। हाँ, 1 ही डिग्री तो बचा। उसके में भी अगर वो 4 मिनट का डिफरेंस है, तो क्या उसका नवमांश लगन का चेंज नहीं हो जाएगा। चेंज हो जाएगा सर। और जब नवमांश लगन का चेंज हो गया, तो 8वां घर तो नवा बन जाएगा। हाँ है ना, त्रिक 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 जो है वो बन जाएंगे, त्रिकोण और त्रिकोण, सब कुछ उल्टा सुल्टा हो गया ना। हाँ। तो क्या क्या फिर क्या मतलब 4 मिनट में वैदिक वाले की प्रेडिक्शन गलत नहीं हुई। हो गई सर। अरे भैया जब हमारी गलत हो रही है तो आपकी भी होगी। तो फिर ये तो इस तरह उसके लिए सर वो D9 देख लें, D10 देखें, सारा चार्ट ही गलत बनेंगे ना उसके। सब गलत बनेगा। और अभी तो नितिका सब मैंने गलत अभी बनेगा। D60 और D30 की तो बात ही नहीं करी है। वो तो हाँ भैया 2 मिनट में चेंज हो जाता है, आधे वो मिनट तो, में। हाँ वो तो सबसे फास्ट चेंज होता वो है तो सर। D60 तो ऐसे तेज घूमता है। हाँ वो तो सब लॉर्ड की टक्कर, सब लॉर्ड की टक्कर का हो गया। हाँ तो ऐसे लोग, दोज पीपल आर, वो लोग क्या है कि बस कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में बीत ना जाए रहना, ठीक है। उन लोगों को एंटरटेन करने की कोई खास जरूरत होती नहीं है। लेट 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 देम बी हैप्पी, ठीक है। बट मैं आपको ये क्यों बताया है, क्योंकि आपसे ये लोग बोलेंगे, क्योंकि यू आर नाउ इन केपी एस्ट्रोलॉजी फील्ड। So there are some people who will come and uh, uh, who will come and they will definitely ask you the same question. So you better be meant to be prepared. अच्छा ललिता जी, are you able to get what I am telling my language? Yes, sir, I can. I है ना? can make out. Yeah. मेरा हिंदी आप समझ पा रहे हो ना? Yeah, you are speaking very slowly, so I can grasp it. I try to speak slowly. Or some technical I use generally in English. Yeah, I can understand. All sir. sign wine है ना? I'm good. Yeah. That is good. Thank you. ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए एक और बहुत चीज इंपॉर्टेंट चीज आएगी कृष्णमूर्ति की पद्धति में, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आएगी 1 से 249 टेबल।
इसको मैं अभी नहीं टच कर रहा हूँ, इसको मैं आगे डिटेल में पढ़ाऊंगा आप लोगों को। अच्छा, किसी को किताब पढ़ने का शौक है तो कृष्णमूर्ति जी ने एक सीरीज लिखी थी, वो 6 वॉल्यूम में है, उसका नाम है केपी रीडर सीरीज वॉल्यूम 1 to 6। If someone is habitual of reading the books, then he can read those books because they are authentic and written by none other than Krishnamurti ji. Okay. So if you are some people say I want to read book also, so they can read these books. Otherwise, so what I am going to tell you covers all the knowledge from the volume 1 to 6, and not only that, from all the stalwart of KP astrology and plus my own research like Nakshatra Chintamani, Suresh Suhasane, all big names of astrology I have gone through 1,000 times, and my experience and my research. So you will get everything. Okay. Or software में you don't have to worry because KP Star 1 you all people are having. तो KP Star 1 पे हम लोग पढ़ेंगे, वही सॉफ्टवेयर मैं पढ़ाऊंगा, वही सॉफ्टवेयर आपके पास है, तो you will very easily grasp it. सर आप आज भेजेंगे केबी स्टार 1 लैपटॉप के लिए सर? अभी मैं बताऊंगा, उसका एक अच्छा जी, तरीका है। अच्छा You will जी, have to register at one site. Once ओके, you get yourself registered, हाँ जी, then only it will be installed. Arunji, I will tell you once this class is over. Okay. ओके, राइट सर। Sir, where can I get the KP Reader book? It is available on Amazon. Yeah, it's not always, but you can. Yeah, but it is generally it is available on Amazon. Yes. Oh, okay, sir. Yeah. Thank you. Stellar publisher है Stellar. Okay. Okay. चलिए आज मैं इतना रखता हूँ, आज हैवी डोज नहीं दूंगा। आज मैं यही चाह रहा था कि इंट्रोडक्शन हमारा हो जाए और आपको थोड़ा केपी से मैं कनेक्ट करा दूं। तो 1 सेकंड दीजिएगा मुझे। आज थोड़ा सर योगा के मेडिटेशन भी बता दीजिएगा 5 मिनट के लिए, ताकि हम अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे। अरुण जी, उसके लिए हाँ जी। मैं मेडिटेशन के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं, ओके या सर, तो नवनिधि जी हैं, उनसे बोलूंगा, वो आपका सेशन लेंगी, जी सर, या एक ज्योति हैं, कुछ हैं जो अच्छा सर, मेडिटेशन के एक्सपर्ट हैं। ओके। राइट सर, राइट, मैं थैंक करता हूँ मेडिटेशन, जी पर जी, आपका मैं उन्हीं से कराऊंगा जो इसके सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं और क्वालिफाइड है, सर्टिफाइड है ओके सर, है ना, तो वो मैं आपको कराऊंगा। ठीक है सर। अब इसके अलावा किसी और की कोई क्वेरी है, दुविधा है, कंसर्न है आज के बारे में, या कोई भी क्वेश्चन है, तो वो पूछ सकते हो। देखो एक चीज और बताऊंगा, अभी मैं आप लोगों का हमारा एक ग्रुप तो बन गया है, आई विल फॉर्म 1 more ग्रुप। ओके। उस ग्रुप के अंदर उसका नाम होगा यही KPA, और वो होगा यूट्यूब करके। ओके। यूट्यूब का एक अलग होगा। तो यूट्यूब की आपकी कोई भी कंसर्न है, तो जो मेरा मीडिया पार्टनर है, जो मेरा कैंपेनिंग और मार्केटिंग पार्टनर है, ही डील्स इन द इश्यूज रिलेटेड टू यूट्यूब एंड अपलोडिंग द सेशंस ऑन यूट्यूब। अगर आप लोगों का यूट्यूब नहीं चल रहा है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो यूट्यूब रिलेटेड प्रॉब्लम आप उस ग्रुप में लिख सकते हो। तो टुडे आई विल फॉर्म 1 more ग्रुप, आप सबको उसमें ऐड कर दूंगा। कोई भी इशू हो तो राहुल का नंबर उसमें डालूंगा, आप राहुल से कभी भी बात कर सकते हो कि भैया मेरा वीडियो नहीं चल रहा। शुरू में कुछ सेटअप में नीति का 1-2 दिन लगते हैं उसमें, क्योंकि लोग क्या करते हैं, गलत ईमेल कुछ भेजते हैं और यूट्यूब किसी ईमेल आईडी से देखते हैं। तो शुरू में 1-2 दिन लगते हैं चीजों को सेटअप करने में। तो ही विल गाइड यू कि क्यों नहीं चल रहा है आपका वीडियो, बट वंस इट इज सेटल्ड, फिर नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड it will be the smooth. Okay, once this is settled it will be smooth. So we will have 2 groups. नॉर्मल क्वेरीज के लिए इसी ग्रुप में बात करेंगे जो मैंने क्रिएट करा हुआ है और जिसके आप ऑलरेडी मेंबर हो। एक नया ग्रुप में दूसरा बना दूंगा, ठीक है। और इसके अलावा अब किसी और आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। Sir, what about the ascendant degree in the KP? How do you take that? In KP, this thing I will cover in next session, but since you have Okay. asked, in KP, when the native
took the birth at that time, whatever is the position of the ascendant degree is taken as a bhav arambh. इसको हिंदी में कहते हैं भारंभ आरंभ, means starting of first house. Okay. Here we don't use the concept of bhav madhya. In Vedic mein what we do, when the native took the birth, we subtract 15 degree from that degree ascendant position degrees. Okay, so I will not confuse you. In KP astrology, when the native took the birth, suppose he born in Sagittarius, suppose the native born in Sagittarius Lagna, and Lagna has passed 17 degree at that time. ठीक है Latika ji, this is what you are asking. So these 17 degree of Sagittarius will be taken as the starting point of the house number 1. Okay. In Hindi we call it भाव आरंभ. Okay. नितिका जी आप जानते होंगे, भारतीय विद्या भवन में आपको बताया होगा, जो लग्न पे पैदा होते हैं उसमें से 15 डिग्री घटा देते हैं. हाँ जी, और उसको कहते हैं भाव आरंभ. और जिस डिग्री पे वो पैदा हुआ है, जैसे मैंने 17 डिग्री बोला, इसको कहते हैं भाव मध्य. हाँ जी. पर क्या है, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अंदर जिस डिग्री पे पैदा हुए हो वो ही भाव आरंभ होता है, 15 डिग्री घटाते नहीं है उसमें. तो दिस कॉन्सेप्ट कृष्णमूर्ति जी हैज टेकन फ्रॉम द वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी. ठीक है चंचल जी? हाँ जी सर. आपने भी किया हुआ है भारतीय विद्या से या यू आर न्यू? मैंने भी भारतीय विद्या भवन से नहीं किया हुआ, पर करा तो है वैदिक. ओके. हाँ वैदिक किया है. ओके ओके ओके. सर इंस्टीट्यूट अलग था वो, जिसमें हम सबने इकट्ठे आप किया हुआ. लोगों ने किया है, पर आपको भी. हाँ तो सर मैंने तो शुचि आपको यही तो बताया होगा कि उसमें से 15 डिग्री घटाते हैं, या यही भी नहीं बताया? नहीं ये सब नहीं कर. ये भी नहीं बताया. अब क्या करते हैं, अनफॉर्चुनेटली लोग ना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करते, ऊपर का बताते हैं, जिसको मैं कहता हूँ सरफेस नॉलेज. आप लोग तो लेडीज हो, जानती हो ना विंडो शॉपिंग. हाँ वही विंडो शॉपिंग. जब आप विंडो शॉपिंग नितिका करती है तो घर में कुछ सामान आता है क्या? कुछ भी नहीं आता ना. कुछ नहीं आता, खा पी के मस्ती करके आ गए. ये साड़ी इतने की है और ये वाली ज्वेलरी इतने की है ना. तो घर में तो जब ही आएगा ना जब आप पैसा देके खरीदोगे. अरे जब आपको डीप नॉलेज होगी जब तो आप अप्लाई करोगे. जब आपको यही नहीं पता भैया लग्न कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है, इतनी बेसिक चीज. और मैं आपको एक बात और बता दूं, इतने नॉलेजेबल क्लाइंट आते हैं कि वो 2 मिनट में समझ जाते हैं कि भैया ये एस्ट्रोलॉजर कहाँ स्टैंड करता है. मैं आपको सही बता रहा हूँ सर. एग्जाम लेने आते हैं, इफ यू फंबल इन फ्रंट ऑफ हिम, उसको पता लग गया भाई इसे तो यही नहीं पता भैया लग्न कहाँ शुरू है कहाँ खत्म है. वो कहेगा अभी आ रहा हूँ सर 5 मिनट में, मेरा भाई बाहर खड़ा हुआ है, और फिर वो वापस नहीं आएगा. ठीक है. मैं क्यों बन गया एस्ट्रोलॉजर आपको पता है? एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है. मैं बचपन से पढ़ता था एस्ट्रोलॉजी बहुत ज्यादा. अच्छा कोई प्रॉब्लम हुई एस्ट्रोलॉजर से मिलने जाता था. देन आई यूज्ड टू रियलाइज, अरे यार इससे ज्यादा तो मुझे पता है मैं कहाँ फंस गया. कई एस्ट्रोलॉजर के पास गया, हमेशा मुझे ये लगा कि यार मैं कहाँ फंस गया. कोई कहेगा भाई ये तो ऐसा हो गया, दशा चल रही है भैया, 10 पंडित को बिठा के ये वाला जाप करा दो, कितने पैसे लगेंगे? 51,000 रुपए. अब मुझे पता है यार ये अभी दशा है, अगले महीने तो खत्म हो रही है, अगली दशा जो आ रही है मुझे इट इज कमिंग विद गुड नंबर्स, मेरा टाइम तो वैसे ही चेंज होने वाला है. तो बहुत बेवकूफ बनाते हैं और कुछ नॉलेज नहीं होती. सर मेरे साथ क्या यही, मेरे हस्बैंड ने किसी से पूछा तो उन्होंने बताया कि राहु के जाप करा दो. तो वर्षफल में राहु ऐसे ऐसे आ रहा है, इस घर में आ रहा है. तो मैंने कहा राहु के जाप के पैसे ले लो पहले, लेकिन मुझे ये समझाओ कि राहु ने गलत क्या किया, क्यों कराए. वर्षफल में तो वो 9th हाउस में आ रहा है. अरे 9th हाउस का राहु बहुत अच्छा. नीति का वेरी हैप्पी. अरे 9th हाउस का राहु तो योग कारक होता है. हाँ तो मैंने कहा आप बताओ ना, जबकि वो एक उसका घर है, उसका 9th हाउस ऑस्पिशियस मानते हैं, त्रिकोण का है, वहां तो सभी त्रिकोण का है. राहु तो 9वें घर में 11वें में.
देखो सत्यात रातनाकर ने कहा है, नवे घर का राहु अकेला बैठा हो तो योग कारक होता है। कारक हो जाता है। ठीक है, सर वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया कि वर्षफल में मैं कैसे एक्सप्लेन करूं। तो आप ये बताइए, आपने 2 मिनट में पता तो ऐसे ही तो लोग आते हैं, वो समझ जाते हैं, तो आपने तो फिर नमस्ते कर ली होगी ना उसको। हाँ हाँ, वो आया ही नहीं, दोबारा ही नहीं तो आया। इसलिए कॉन्सेप्ट होने जरूरी है। अभी आप लोग देखिएगा, शुरू के 6 लेक्चर मेरे सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड है। तो कुछ लोग ना रेस्टलेस हो जाते हैं, कि क्योंकि कुछ लोग आते हैं एस्ट्रोलॉजी सीखने नहीं आते, वो आते हैं मेरी पर्सनल प्रॉब्लम क्या है, मेरी मैरिटल लाइफ ऐसी चल रही है क्या, जो भी उनकी प्रॉब्लम है उन्हें लगता है बस पहले दिन से वही डिस्कस हो। मैंने कहा अगर आपको पर्सनल डिस्कस करना है तो मेरे से वैसी कंसल्टेशन चार्जेस देके अलग से कंसल्ट कर लो। व्हाई आर यू लर्निंग द एस्ट्रोलॉजी? आप एस्ट्रोलॉजी सीख के खुद अपनी प्रॉब्लम को अगर रेक्टिफाई करोगे तो देन आई विल बी मोर हैप्पी। अब आप मेरे से पूछ रहे हो आपकी पर्सनल प्रॉब्लम, मैं बता दूंगा 2 मिनट में, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। बट व्हाट यू हैव यू लर्न द कॉन्सेप्ट विच आई एम टेलिंग यू? तो ठीक है, आप लोग तो बहुत नॉलेजेबल लोग हो, बहुत जल्दी सीखोगे। और वैदिक के साथ केपी अल्टीमेट काम करती है, तो बहुत आपको ये लाभ कराएगी। और किसी का कोई प्रश्न है? आपकी कैरेक्टर हर लगन में बोला या किसी पर्टिकुलर लगन में आपने बोला? 9th लगन में अगर वो अकेला बैठा है। देखो देखिए चंचल, हर चीज ना ये कि जनरल होती है। तो जनरल टर्म में एक बात है कि 9th हाउस में राहु अकेला बैठा है तो योग कारक है। पर फिर हमें ये भी देखना पड़ेगा कि भैया वो कौन से नक्षत्र में बैठा है, नवे घर में, है ना। हाँ फिर जी वो सर। नवे घर का जिस नक्षत्र में बैठा है वो नक्षत्र तो 8वें घर का लॉर्ड नहीं है, और 12वें में तो नहीं बैठ गया, तो कहानी में ट्विस्ट आ जाएगा। यू गेटिंग मी? तो कहानी में ट्विस्ट आ जाएगा। सर मेरा राहु तो नवे घर अगर में है। अगर नितिका जी का पंडित उस टाइम इनको ये बता देता कि मैडम राहु है तो 9th में ही, पर जिस नक्षत्र में बैठा है वो नक्षत्र लॉर्ड 8 में बैठा है और 12 का स्वामी है, तो नितिका जी उसको 51,000 रुपए दे के पूजा करा लेती। सही बता रहा हूँ? सर फॉर श्योर उसको खुद भी नहीं पता होगा ये चीज। मैं कह रहा हूँ अगर वो बताता तो देन यू वुड हैव अंडरस्टूड कि हाँ। भैया इसे पता है, ये बता रहा है हाँ। तो ठीक कह रहा है, फिर हाँ। आप उसको मान लेती। पर जब वो आपको, क्योंकि आपके तर्क को काट नहीं पाया, तो हाँ। दैट इज व्हाई यू फेल्ट कि इसको आता नहीं है और आप छोड़ दिया। बस यही एक चीज होती है भाई, क्लाइंट का कॉन्फिडेंस गेन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो जब हमको ही नॉलेज नहीं है तो सामने वाले को क्या समझाएंगे। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है? नहीं तो फिर मैं खत्म करता हूँ, फिर हम मिलेंगे डे आफ्टर टुमारो। ओके ओके सर। श्रुति जी, कोई क्वेश्चन है आपका? नो थैंक यू सर। चेतन जी, अरुण जी? नो सर, अभी तो फर्स्ट डे है, समझ रहा हूँ सर, होगा लास्ट में पूछ लूंगा आपसे। हाँ ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू जी, Thank you. थैंक्स एवरीबॉडी फॉर Thank अटेंडिंग you, द sir. सेशन। Thank you, sir. चलिए जी, फिर मिलते हैं। ओके। सर ये टॉपिक ऐसा है, इस पे क्वेश्चंस खत्म नहीं हो सकते, कितनी भी क्लासेस रख लीजिए। नहीं ना, क्वेश्चन तो नहीं खत्म होते, इतना बड़ा है। फीमेल्स के क्वेश्चन तो वैसे नहीं है ना। वो तो अगर टॉपिक ना हो तो अभी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहाँ तो ये एस्ट्रोलॉजी तो इतना गूढ़ विषय है। ठीक है, चलिए फिर बंद करता हूँ मैं। ठीक है, थैंक यू सर।